प्राप्त हुए हैं वो आदरणीय वैद्य शैलेश माली सर का भी मैं आयुर्वेद अध्ययन वर्ग नांदेड़ की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। वैसे देखा जाए तो शैलेश माली सर का परिचय महाराष्ट्र में या भारत भर सभी को है। पंचभौतिक चिकित्सा में वो आदरणीय व्यक्तिमत्व है और सर लगभग पिछले 20 साल से पंचभौतिक विचारधारा के अनुरूप पंचभौतिक विचारधारा पर यशस्वी रुग्ण चिकित्सा पूरे महाराष्ट्र में कर रहे हैं। सर का बीएमएस जो है वो वसंतदादा पाटिल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से हुआ है और उसके बाद सर ने गुरुकुल पद्धति से बृहत्त्रय रत्न आत्माराम शास्त्री दाता इनके पास से पंचभौतिक चिकित्सा का ज्ञान लिया है, प्राप्त किया है। और सर के परमार्थ में जो गुरु परंपरा है वो सदगुरु डॉक्टर श्री गुरुदेव रानड़े जी है। सर ने वैद्यराज दातार पंचभौतिक चिकित्सा और संशोधन केंद्र जो सांगली में स्थित है उसमें सर आजीव सभासद हैं और 2007 से लेकर 2014 तक सर वहां पे सेक्रेटरी भी थे। और वैद्यराज दातार शास्त्री चिकित्सा मंदिर में सर वैद्यकीय सलाहकार भी है। सर पंचभौतिक चिकित्सा विषय में तज्ञ यशस्वी चिकित्सक के रूप में कार्यरत है और आयुर्वेद और पंचभौतिक चिकित्सा इसके प्रचार के लिए सर पूरे महाराष्ट्र में मुफ्त वैद्यकीय कैंप हो, व्याख्यान हो या प्रदर्शन हो लेते हैं। सर ने अनेक अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय आयुर्वेद परिसंवाद में व्याख्यान दिया है। अद्भुतोष इस विषय पे सर का संशोधनात्मक कार्य है। आयुर्वेद पत्रिका, सृजन चिकित्सा, मधुजीवन इत्यादि अनेक शास्त्रीय आयुर्वेद मासिक में से सर ने आयुर्वेद विषयक संशोधनात्मक लेख लिखे हैं। पंचभौतिकम इस पुस्तक का सर ने लेखन और संपादन किया है। आकाशवाणी हो, एफएम रेडियो हो या वृत्तपत्र हो, इसमें आयुर्वेद विषय पे लेखमाला सर ने लिखी है। तो ऐसे बहुगुणी व्यक्तिमत्व हमको आज प्राप्त हुए हैं। यह एक हद से देखा जाए तो हम सबका आयुर्वेद अध्ययन वर्ग का, नांदेड़ के विद्यार्थी मित्रों का एक तरीके से सद्भाग्य ही है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आदरणीय वैद्य शैलेश माली सर से अनुरोध करता हूँ। और एक दूसरी बात है कि शैलेश माली सर ने ये जो पंचभौतिक विचारधारा है ये हमारे विद्यार्थियों को और नए वैद्य को अच्छी ढंग से समझाने के लिए सर ने ये अनुरोध, ये प्रस्ताव रखा है कि वो 5-6 इस विषय पे लेक्चर, 5-6 दिन एक लेक्चर माला लेंगे। उसमें से आज एक पहला पुष्प है। अगला पुष्प सर को जब समय मिलेगा तो उस हिसाब से हम आयोजित करेंगे। लेकिन ये विषय कम से कम 5-6 सेशन तक चलने वाला है। इसलिए सबसे अनुरोध है कि स्टार्ट से लेके, आज से लेके जब तक ये 6 सेशन तक, 7 सेशन तक ये सेशन चलेगा, तब ये पूरा सेशन आप शांति से सुने। ये पूरे विचार जो आप सर हमारे सामने रखने वाले हैं उसका ग्रहण करें और उसके बाद चिंतन करके इस विषय में अगर कोई सवाल है तो आप सर से पूछ सकते हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आदरणीय माली सर से अनुरोध करता हूँ कि वो अपने विषय शुरू करें। सर धन्यवाद कुलकर्णी सर। सभी वैद्यजन एवं विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आयुर्वेद के भगवान श्री धन्वंतरी जी और पंचभौतिक चिकित्सा का आविष्कार करके उसे प्रधान आयुर्वेद चिकित्सा स्वरूप में हम लोगों के सामने रखने वाले मेरे आदरणीय गुरुवर्य वैद्यराज बृहत्त्रय रत्न आत्माराम वामन दातार शास्त्री जी को मैं सादर प्रणाम करता हूं और आज का जो व्याख्यान है उसकी मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले पंचभौतिक चिकित्सा, यह जो एक चिकित्सा की प्रणाली है उसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि कुलकर्णी सर जी ने मुझे अनुरोध किया था कि आप लोक पुरुष साम्य सिद्धांत या अम्लक्षार सिद्धांत पे आपका व्याख्यान हो। लेकिन मैं ऐसे समझता हूँ कि अगर नए विद्यार्थीगण है या फिर नए जो प्रैक्टिशनर्स है आयुर्वेद के, उनके लिए अगर हम डायरेक्ट लोक पुरुष साम्य सिद्धांत जैसा पंचभौतिक का सिद्धांत हम लेंगे और उसकी अगर
उनको कोई पहचान या उसका जो आयुर्वेद पांचभौतिक चिकित्सा की जो शुरुआत है वो अगर उनको परिचय नहीं होता है तो शायद अम्लक्षार सिद्धांत जैसा सिद्धांत भी समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। इसीलिए मैंने सर जी से अनुरोध किया था कि हम लोग थोड़ा पांचभौतिक के बारे में शुरुआत करते हैं, उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं और उसके बाद हम लोग एक एक सिद्धांत जो है उस पर हम ध्यान दे सकते हैं। तो इसीलिए आज का जो पहला पुष्प है, पहला जो विषय है, उसका टाइटल जो है पांचभौतिक चिकित्सा की वैशिष्ट्यता एवं अम्लक्षार सिद्धांत। तो सबसे पहले मैं पांचभौतिक चिकित्सा इन दो शब्दों के बारे में आपसे कुछ कहना चाहूंगा। पांचभौतिक यानी कि पंचमहाभूत, पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, इन पंचमहाभूतों का जो परिचय है वो हमें फर्स्ट ईयर में, बीएमएस के फर्स्ट ईयर में पदार्थ विज्ञान इस विषय में हो चुका है, इसका परिचय। फिर भी जब भी हमने पदार्थ विज्ञान जैसा रुक्ष विषय हमने स्टडी किया था तो शायद ही किसी ने उसमें रुचि ली होगी, क्योंकि हम लोगों ने पदार्थ विज्ञान से पेपर में पास होने के लिए, उस विषय से पास होने के लिए हमने इसका अध्ययन किया था। लेकिन आगे जाके कभी चिकित्सा के इस पदार्थ विज्ञान विषय का हमें उपयोग हो सकता है, ऐसे हमें कभी जितना हो सके उतना कम स्टडी करना है और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स प्राप्त करना है। तो उसी हिसाब से मैंने भी पदार्थ विज्ञान का अध्ययन किया था। लेकिन जब भी मेरी गुरुजी से मुलाकात हो गई, उनसे भेंट हो गई और जब भी मैंने पांचभौतिक चिकित्सा सीखना शुरू किया तब जाके मुझे पता चला कि पदार्थ विज्ञान ये जो फर्स्ट ईयर का जो हमें सब्जेक्ट दिया गया है वो आगे जाके चिकित्सा के लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाला जो विषय है उसके बारे में हमें ज्यादा अध्ययन करना चाहिए। तो पंच महाभूत जो निर्माण हुए हैं, शायद आपको पता होगा कि ये पंच तन्मात्रा से निर्माण हुए। पंच तन्मात्रा में आपको पता है कि जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसी अनुक्रम से आप आकाश से लेकर पृथ्वी तक महाभूतों की उत्पत्ति हो जाती है। तो इन पंच महाभूत हम लोग पंच तन्मात्रा कहते हैं और उसका स्थूल स्वरूप, दृश्य स्वरूप जो होता है उसे हम पंच महाभूत कहते हैं। जैसे कि अपना जो शरीर बना है तो अपने शरीर की जो व्याख्या कही गई है वो पंच महाभूत शरीरी समवायः पुरुषः। इसका मतलब है कि पंच महाभूतों से बना हुआ जो एक ढांचा है, जो शरीर है, उसमें अगर शरीरी मतलब हमारा आत्मा है, जीवात्मा है, इस पूरे संगठन को शरीर कह सकते। लेकिन अगर इसमें प्राण नहीं है, इसमें अगर शरीर ही नहीं है तो इस ढांचे को हम शरीर नहीं कह सकते। तो शरीर ये जो है वो स्थूल स्वरूप है, शरीर जो है सूक्ष्म स्वरूप है। उसी तरह से पंच तन्मात्रा पंच महाभूतों में सूक्ष्म स्वरूप में वास करते रहते हैं। आपको पता है कि जिस जिस चीज से हमें सुगंध या दुर्गंध आती है, यानी कि गंध आती है, तो वो हर एक चीज पृथ्वी महाभूतों के गुणों से परिपूर्ण है। अगर हम लोग किसी सुगंधित द्रव्य का प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब है कि उस द्रव्य में मूलभूत जो हमें पता है पंचीकरण प्रक्रिया से सभी द्रव्य निर्माण हो जाते हैं। तो पंचीकरण में कहा गया है कि जो भी महाभूत का विशिष्ट द्रव्य होता है उसमें उस महाभूत के 50% गुण होते हैं और बाकी 1/8 जो है बाकी 4 महाभूतों के गुण होते हैं। इसीलिए जो गंधवान यानी कि पृथ्वी महाभूत का जो भी द्रव्य होगा वो पंच महाभूतों से ही बना होगा, लेकिन उसके में पंच महाभूतों से पृथ्वी के गुण जो है वो 50% रहेंगे। तो इसी हिसाब से पंच महाभूत जो है अपने शरीर का निर्माण करते हैं। एक और श्लोक हम लोगों को पता है कि उसका जो उल्लेख हुआ है वो लोक पुरुष साम्य सिद्धांत में हुआ है कि जैसे कि जो चीजें हम लोग सृष्टि में देखते हैं, नेचर में देखते हैं, वो सारी चीजें, सारी छोटी छोटी अवस्था में चीजें हम लोगों को अपने शरीर में दिखते हैं। इसीलिए लोक पुरुष साम्य सिद्धांत का गठन चरकाचार्य जैसे आचार्यों ने किया है। यानी कि जो चीजें, जो भी घटनाएं सृष्टि में हमें दिखाई देती है वही सारी घटनाएं हमारे शरीर में भी घटती है। तो अगर सृष्टि का ही हम लोग विचार करें
तो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, उसकी स्थिति अवस्था चली आ रही है, तो अभी कलियुग के बाद उसका अंत होना निश्चित है। इसका मतलब लय है, यानी कि उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये सृष्टि के 3 अवस्थाएं बनी है। उसी तरह हम लोगों के शरीर की भी 3 अवस्थाएं बनी हुई है। उत्पत्ति हुई है यानी कि हमारा जन्म हुआ है, हम लोग अभी स्थिति अवस्था में है, जबकि हम लोग तारुण्य अवस्था में होते हैं तो हम स्थिति अवस्था की चरम सीमा पे होते हैं। उसके पश्चात जो आता है वो वार्धक्य अवस्था आती है। तो वार्धक्य अवस्था हमें लय की ओर ले जाती है। हमारे शरीर का एक एक जो अणु रेणु है, जो कि शरीर का सूक्ष्मतम भाग है, वो ऐसे ऐसे कम होते जाता है। तो उत्पत्ति, स्थिति, लय ये लोक पुरुष साम्य सिद्धांत का ही एक अंग माना गया है। तो सृष्टि से अपना जो शरीर है वो सृष्टि से पंच महाभूतों के अंश लेकर ही तैयार हुआ है। और इस शरीर का जब भी हम लोग प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, हम लोग चलते हैं, फिरते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो शरीर से कुछ पंच महाभूतों के अंशों का, गुणों का जो है उसको हम खर्च कर देते हैं, उसको उसका न्यूनतम या उसको हम शास्त्रीय परिभाषा में उसका अपतर्पण हो जाता है, उन धातुओं का अपतर्पण हो जाता है। जैसे कि हम दौड़ते हैं तो रस का क्षय हो जाता है। तो इसी हिसाब से जब भी हमने अपने शरीर से पंच महाभूतों के गुणों का क्षय हो जाता है तो तुरंत ही हम लोग निसर्ग से या सृष्टि से उन्हीं पंच महाभूतों का ग्रहण करके उसकी परिपूर्ति भी कर लेते। इसीलिए हमारा जो शरीर है वो 100 साल तक स्थिति अवस्था में अच्छे से बना रहता है। तो इस लोक पुरुष साम्य सिद्धांत को प्रधानभूत मानते हुए पांचभौतिक चिकित्सा का गठन हमारे जो गुरु जी है वैद्यराज दातार शास्त्री जी, उन्होंने किया है। पांचभौतिक चिकित्सा, बहुत सारे वैद्य मुझसे जब भी बात करते हैं तो पूछते हैं कि सर पांचभौतिक चिकित्सा, यह शब्द हमने कभी भी बृहत्त्रयी या लघुत्रयी में हमने पढ़ा नहीं है, कहीं भी इसके बारे में जिक्र नहीं हुआ है। तो ये पांचभौतिक चिकित्सा आयुर्वेद की है, मतलब आयुर्वेद से निर्माण हुई है या आयुर्वेद से कुछ अलग है? तो मित्रों, मैं एक चीज कहना चाहूंगा आपके सामने कि पांचभौतिक चिकित्सा का जो गठन हुआ है वो जितने भी पंच महाभूतों के संदर्भ है वो सारे बृहत्त्रयी लघुत्रयी से ही लिए हुए हैं। और पांचभौतिक चिकित्सा यह आयुर्वेद का एक उपांग है, आयुर्वेद की ही एक शाखा जैसे ही है। तो ये आयुर्वेद से भिन्न बिल्कुल भी नहीं है। और पांचभौतिक चिकित्सा का इसी विषय का जो अध्ययन गुरुजी ने किया था, वैद्यराज दातार शास्त्री जी ने किया था, तो इसी अभ्यास को, इसी उनके आविष्कार को केरल की जो बहुत ही नामचीन फार्मेसी है, आर्य वैद्य फार्मेसी, तो इन्होंने आयुर्वेद का उपग्रहण करने हेतु जो पांचभौतिक चिकित्सा का संशोधन दातार शास्त्री जी ने किया था, तो इसी उसके उनके आविष्कार का एक उनका सत्कार किया था। उनको एक अच्छे बृहत्त्रयी रत्न जैसे पुरस्कार से उनका जो है उन्होंने आभार माना था। तो ये जो पांचभौतिक चिकित्सा है ये 100% आयुर्वेद या बृहत्त्रयी से बनी हुई है। तो उसके जो है 6 प्रधान सिद्धांत है। पांचभौतिक 6 सिद्धांतों पे उनका बेस बना हुआ है। तो जो पहला सिद्धांत हो, जैसे मैंने कहा, वो पहला सिद्धांत है लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, जो कि चरकाचार्य जी ने भी वर्णन किया हुआ है। दूसरा सिद्धांत है कार्य कारण सिद्धांत। आपको पता है कि जहां कहीं भी अगर एखादा कार्य हमें दिखाई देता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। जैसे कि यत्र यत्र धुआं तत्र तत्र वह्नि, अगर हम लोगों को धुआं दिखता है तो वहां अग्नि का होना ही होना है। तो कार्य कारण सिद्धांत। तीसरा जो सिद्धांत है वो पंच महाभूतों की उत्पत्ति और उनके विलीनीकरण का जो क्रम है उस क्रम का विचार, यानी कि पंच महाभूत उत्पत्ति एवं विलीनीकरण सिद्धांत, यह तीसरा सिद्धांत है। चौथा सिद्धांत है आयुर्वेद का, वो है ऋतु चक्र। हम लोगों को पता है कि हमने ऋतुचर्या अध्याय में 6 ऋतुओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे कि अष्टांग संग्रह में। तो ये जो 6 ऋतुएं हैं, तो इन ऋतुओं का
बहुत ही मतलब कुशलता पूर्वक दातार शास्त्री जी ने प्रयोग किया है। तो ये ऋतु चक्र का अध्ययन ही हम लोगों को प्रकृति विचार पे ले जाता है, क्योंकि प्रकृति परीक्षा ये पांचभौतिक चिकित्सा का अलग अंग है। अपने हम लोग जो प्रकृति परीक्षा है उससे बहुत ही विभिन्न स्वरूप की प्रकृति परीक्षण हम लोग पांचभौतिक चिकित्सा में करते हैं। उसको हम लोग आगे जाके उसका अध्ययन भी हम लोग करने वाले हैं। फिर आता है पांचवा सिद्धांत जो आज हम देखने वाले हैं, वो है अम्ल क्षार सिद्धांत। और छठा सिद्धांत है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है बुद्धिंद्रिय चिकित्सा। बुद्धिंद्रिय या फिर बुद्धि के बारे में बहुत कम लोगों ने, आचार्यों ने भी उनका उल्लेख किया है, लेकिन दातार शास्त्री जी ने बुद्धिंद्रिय चिकित्सा पे बहुत ध्यान दिया है। देखिए कि ये पांचभौतिक चिकित्सा का गठन दातार शास्त्री जी ने अराउंड 1932 के अराउंड किया था, 1932। तो देखिए आज लास्ट फ्यू इयर्स मतलब 10-15 सालों में हम लोग स्ट्रेस इंड्यूस्ड डिसीजेस के बारे में सोच रहे हैं। मतलब जो कि ज्यादा स्ट्रेस होने से कौन कौन से व्याधियां शरीर में दिखाई देती है। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि डायबिटीज जो है वो आजकल स्ट्रेस से होता है, ऐसे पता चल रहा है। या फिर जो सोरियासिस जैसा जो व्याधि दिखाई देता है उसका भी कहीं ना कहीं टेंशन का रोल उसमें दिखाई देता है। तो ये जो अलग व्याधियां हैं वो बुद्धिंद्रिय पे जब ज्यादा काम बढ़ने से, उसका काम ज्यादा करने से ये व्याधियां दिखाई देती है। तो दातार शास्त्री जी ने 1932 में उसका विचार किया था और उसको एक अलग सा सिद्धांत बना के उन्होंने यहाँ पे रखा है, बुद्धिंद्रिय चिकित्सा। उसकी चिकित्सा भी उन्होंने लिखी है। तो लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, कार्यकारण सिद्धांत, पंच महाभूत उत्पत्ति एवं विलीनीकरण सिद्धांत, ऋतु चक्र और प्रकृति विचार, पांचवा जो है वो अम्ल क्षार सिद्धांत और छठा है बुद्धिंद्रिय चिकित्सा। तो ये जो छह सिद्धांत मैंने अभी आपके सामने रखे हैं, मुझे लगता है कि ये 6 सिद्धांत हम लोगों ने आयुर्वेद में कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं। तो ये 6 सिद्धांत ही हमें पांचभौतिक चिकित्सा सिखाएंगे या फिर पांचभौतिक चिकित्सा का ज्ञान हम लोगों को करवा देंगे। तो आगे जाके हम लोग आज का जो विषय है उसके बारे में देखते हैं। पांचभौतिक चिकित्सा का हमने एकदम शॉर्ट में उसका इंट्रोडक्शन ले लिया है। आगे जाके हमें वो जो सब्जेक्ट है उसके बारे में कि पांचभौतिक चिकित्सा की वैशिष्ट्यता। तो हम लोगों को पता है कि आचार्यों ने त्रिदोष पद्धति पे सारा आयुर्वेद लिखा है। त्रिदोष पद्धति के अनुसार पूरे 4.5 साल यानी कि हम लोगों ने का जो ग्रेजुएशन है, इस बहुत सारे लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया होगा। ये सारा ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन जो है हम लोगों ने त्रिदोष सिद्धांत पे किया है। तो ये त्रिदोष सिद्धांत अगर इतना अच्छे से आचार्यों ने लिखा है तो पांचभौतिक चिकित्सा क्यों? वह पंच महाभूत, पंच महाभूतों में ये क्या अलग है कि हम लोग सारा जो इतने सालों से हमने अध्ययन किया हो त्रिदोष सिद्धांत एक अलग से रख दे और हम पंच महाभूत फिर से सीखने को शुरुआत करें। तो जब भी मेरे मन में एक विद्यार्थी स्वरूप विचार आता है तो मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि विद्यार्थी जो होता है उसकी आशा ये रहती है कि कम से कम अध्ययन में ज्यादा से ज्यादा उनको गुण प्राप्त करने हैं, ज्यादा से ज्यादा उनको परसेंटेज चाहिए। तो यही एक अपनी जो मेंटालिटी होती है वो क्लिनिक में भी जब हम लोग वैद्य या चिकित्सक बन के बैठ जाते हैं तो हमारा वो जो एक सोच होती है वो वही सोच हम आज भी कंटिन्यू करते हैं कि कम से कम अध्ययन में हमें ज्यादा से ज्यादा व्याधियां सक्सेसफुली ट्रीट करनी होती है। तो इसके जो वैशिष्ट्य है पांचभौतिक चिकित्सा के, तो ये एक 3-4 जो एक अलग विशेषता है वो मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात है कि पांचभौतिक चिकित्सा अध्ययन करने में बहुत सुलभ है। मतलब आपको सीखना है तो बहुत सुलभ है। अगर आपको समझो आयुर्वेद सीखना है तो उसके लिए आपको बृहत्त्रयी, लघुत्रयी और बाकी बहुत सारा ज्ञान किताबें पढ़नी होगी आपको। लेकिन पांचभौतिक चिकित्सा अगर आपको सीखनी है तो दातार शास्त्री जी ने सिर्फ 6 बुक्स लिखी है। उन 6 किताबों में पूरा जो पांचभौतिक चिकित्सा का वर्णन है, क्लिनिकल नॉलेज है उसमें दिया हुआ है। लेकिन वो जो 6 किताबें हैं वो मराठी में है और उन किताबों का जो एक बेस है उसी बेस पर मैंने खुद दातार शास्त्री जी की पांचभौतिक चिकित्सा पर मैंने 2 किताबें लिखी है। उनका नाम है पांचभौतिक आत्मसंवाद
पार्ट 1 एंड पार्ट 2 और पार्ट 3 का लिखा, जो राइटअप है वो शुरू होना अभी, और तीसरा बुक भी आएगा। कम से कम उसके 6 वॉल्यूम आ जाएंगे पांचभौतिक आत्म संवाद के। तो ये दातार शास्त्री जी की जो 6 किताबें हैं, जो 6 बेसिक ग्रंथ हैं उनके, अगर उनका अध्ययन आप करोगे तो आपको आसानी से पांचभौतिक चिकित्सा का बेस पता चल जाएगा। फिर उसके पश्चात आप थोड़ा बहुत जो भी आपके एरिया में पांचभौतिक चिकित्सा करने वाले वैद्य हैं उनसे जाके आप क्लिनिकल नॉलेज आसानी से ले सकते हैं। तो ये अध्ययन करने के लिए तो बहुत ही आसान है, लेकिन जो अध्ययन करने के बाद, सीखने के बाद उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, वो अगर आपको अपने चिकित्सालय में पांचभौतिक चिकित्सा यूज करनी है तो वो यूज करने में भी बहुत आसान है। क्योंकि पंचभौतिक चिकित्सा को ज्यादा मतलब सामान नहीं लगता। जैसे समझो मुझे पंचकर्म करना है या पंचकर्म वैद्य बनना है, तो मुझे पंचकर्म के लिए एक बड़ा सेटअप चाहिए, ज्यादा जगह चाहिए, वमन का कक्ष अलग चाहिए, बस्ती का कक्ष अलग चाहिए, स्नेहन स्वेदन के लिए अलग सी रूम चाहिए, ये सारा कंडक्ट करने के लिए मुझे 3-4 स्टाफ चाहिए। तो ये जो मतलब सारी चीजें हैं इकट्ठा करने की, तो इनकी जरूरत पांचभौतिक चिकित्सा में नहीं होती है। आजकल इन्वेस्ट अलग और आसान है, क्योंकि अगर आप त्रिदोष पद्धति से शमन चिकित्सा करना चाहो तो आपको कम से कम 100, 150, 200 कल्प लगेंगे। उसमें सारे प्रकार आ जाएंगे, जैसे कि एक चूर्ण कल्पना है, जैसे बुटी है, वटी है, या फिर कुछ कॉम्बिनेशंस है, कुछ रसकल्प है, कुछ लिक्विड्स है। तो इन सारों का अगर आप इकट्ठा संग्रह करोगे तो कम से कम 150 से 200 कल्प हो जाते हैं, और एक बड़ा वाला 2-3 जो अलमारियां हैं वो भर जाएगी आपकी। और जब भी आप चिकित्सा करना चाहो तो वो सारे 150-200 कल्प आपको याद रखने हैं, और उसको जो भी आपके सामने पेशेंट बैठा है उसको एकदम परफेक्ट उसका जो है उसको चूज करके आपको देना पड़ता है। लेकिन पांचभौतिक चिकित्सा में आपको सिर्फ 20 कल्प आपको याद रखने हैं और उनका निर्माण करना है। हाँ जी, पांचभौतिक चिकित्सा में मैं लास्ट 30 ईयर से 30 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और 30 सालों में मैंने सिर्फ 20 कल्पों पे, 20 कल्पों पे मैंने काम किया है। जो भी रोग आ जाए, या वो प्रतिशाय एलर्जिक राइनाइटिस का हो, या कैंसर का हो, या फिर इनफर्टिलिटी का हो, या फिर संधिवात का हो, इन सारे रुग्णों को मैंने सिर्फ 20 कल्पों का प्रयोग किया है, और उनको भगवान की और गुरु जी की कृपा से खूब अच्छा रिजल्ट मिला है। तो कल्प भी बहुत कम है, दूसरी चीज उसकी मात्रा भी बहुत कम है। मतलब जैसे कि हम लोग डिस्पेंस करते हैं तो रुग्णों को आसानी से वो खाने को मिल सकता है। जैसे कि आपने अगर समझो क्वाथ कल्पना बनाने के लिए रुग्ण को कहा, और वो रुग्ण अगर बंबई से हो तो वो बोलेगा मुझे खाने को टाइम नहीं मिलता, तो आपका ये डिकॉक्शन में कब बनाओ। तो ये जो है पंचभौतिक चिकित्सा बहुत ही आसान है। ये कल्प सारे मैं खुद बनाता हूँ मेरे घर में, और उसकी जो मात्रा है वो बहुत ही कम होती है। पंचभौतिक चिकित्सा का एक और विशेष अंग ये भी है कि पंचभौतिक चिकित्सा के कल्पों की मात्रा बहुत ही कम होती है। कितनी होती है मात्रा? तो गोक्षुरादि गुगुल हम सब लोग यूज करते हैं। आपको पता है कि गोक्षुरादि गुगुल आप लोग अगर यूज करते हैं तो कम से कम सुबह 2 गोलियां और शाम 2 गोलियां देते हैं, मतलब 2 BD ये गोक्षुरादि गुगुल का कम से कम डोज होता है। एक जो टैबलेट होती है वो 250 मिलीग्राम की होती है, उस हिसाब से 1 ग्राम पर डे ये गोक्षुरादि गुगुल का डोज होता है। लेकिन पंचभौतिक चिकित्सा में गोक्षुरादि गुगुल का थोड़ा पाठ परिवर्तन है जरूर, लेकिन पंचभौतिक चिकित्सा में गोक्षुरादि गुगुल का जो डोज है जो मैं यूज करता हूँ लास्ट 30 ईयर से, वो है 30 मिलीग्राम। मतलब 30 + 30, अगर 2 बार देना है तो मैक्सिमम पर डे आप 60 मिलीग्राम गोक्षुरादि गुगुल दे सकते हैं, और उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। तो देखिए आप 1 ग्राम गोक्षुरादि गुगुल कहा और 60 मिलीग्राम गोक्षुरादि गुगुल का, इससे हिसाब से अगर आप देखोगे तो बहुत
बहुत सारे जो रॉ मटेरियल है वो भी बच जाता है, क्योंकि आजकल रॉ मटेरियल का भी बहुत शॉर्टेज हो रहा है। जितनी डिमांड है उतना कल्टीवेशन नहीं हो पाता। तो किसी रुग्ण को 1 ग्राम गोक्षुरादि गुगुल देने के बजाय अगर हम लोग 60 मिलीग्राम गोक्षुरादि गुगुल दे तो रॉ मटेरियल भी बहुत सारा बच जाता है और रिजल्ट भी मिलता है। तो इसी हिसाब से पंचभौतिक चिकित्सा के जो भी द्रव्य है उनकी मात्रा बहुत कम है। फिर त्रिदोष में 3 चीजें आती है, वात पित्त कफ, और पंच महाभूत चिकित्सा में 5 पंच महाभूत आते हैं। देखिए आप, जो कफ है, कफ दोष है, वो पृथ्वी और आप से बना है। तेज महाभूत जो है, पित्त जो है वो तेज महाभूत से बना है, और जो भी वायु महाभूत वात दोष है वो आकाश और वायु महाभूत से बना। मतलब कफ और वात दोष में 2 महाभूत बैठे हुए। समझो किसी रुग्ण में कफ दोष का प्रकोप होने से एक व्याधि लक्षण बना है। तो जब भी आप किसी त्रिदोष चिकित्सक को पूछेंगे तो वो बोलेगा कि ये कफ प्रकोप से व्याधि का लक्षण बना हुआ। और जब भी आप एक पांचभौतिक चिकित्सक को यही प्रश्न पूछोगे कि इस रुग्ण को क्या तकलीफ हो रही है और क्यों हो रही है, तो वो पांचभौतिक चिकित्सक बोलेगा आइदर उसमें पृथ्वी के गुण बढ़ गए हैं या फिर आप महाभूत के गुण बढ़ गए। जैसे कि तमक श्वास होता है, तमक श्वास में आपको पता है कि तमक श्वास में कफ की वृद्धि होती है, कफ का अवरोध होता है पूरे स्थान में, और उसके वजह से रुग्ण जो है वो उसमें श्वास कष्टता लक्षण दिखाई देता है। तो देखिए यहाँ पे अवरोध करने वाले 2 रोग है, पृथ्वी और आप। तो आपको यही ढूंढना है कि इनमें से हेतु कौन सा है। पृथ्वी बढ़ाने वाला हेतु है तो भी श्वास कष्टता लक्षण दिखाई देता है, या आप महाभूत बढ़ाने वाला लक्षण है तो भी आपको श्वास कष्टता दिखाई देगी। अगर अत्यधिक भोजन कर लेता है रुग्ण तो भी उसको श्वास कष्टता दिखाई देगी, या फिर अति जल पान अगर किया है तो भी श्वास कष्टता दिखाई देगी शायद। तो पृथ्वी और आप, इस पर आप प्रिसाइजली मेडिसिन दे सकते हो। जैसे कि मैंने कहा कि तमक श्वास में भी अगर आप त्रिदोष की पद्धति से विचार करेंगे तो उसमें हम लोग जैसे कि श्वास कुठार रस दे देंगे, ठीक है ना। तो उसका जो भी है आर्द्रक के रस के साथ या हनी के साथ हम लोग उसको 2-3 बार हम जो भी श्वास कुठार रस देंगे। लेकिन अगर आप पंचभौतिक चिकित्सा से विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ जो है कि आकाश का अवकाश किसी ने व्याप्त किया है, इसीलिए हम लोग श्वास यानी कि श्वास कष्टता दिखाई देती है। तो आपको पता है कि पृथ्वी जो पंच महाभूतों का विलीनीकरण क्रम है उसमें पृथ्वी जो है वो आप महाभूत में विलीन हो जाती है, और पृथ्वी और आप जो है वो तेज महाभूत में विलीन हो जाती है। तो समझो अगर पृथ्वी बढ़ने से श्वास कष्टता लक्षण दिखाई देता है कि जैसे कि स्पैम गुठली जैसा कफ बना हो, तो वहां पे आपको सिर्फ यष्टि मधु क्वाथ अगर आप लोग दे देते हैं, मुहुर्मुहु यष्टि मधु क्वाथ, तो आसानी से कफ निकल जाएगा और उस रुग्ण की जो श्वास कष्टता है वो कम हो जाएगी। मतलब पृथ्वी प्रधान स्पैम कफ जो है वो द्रव स्वरूप यष्टि मधु क्वाथ में विलीन हो जाएगा, और यष्टि मधु कैसा है वो कफ छेदक है, तो उससे आसानी से कफ निकल जाएगा और पूरा जो प्राण व स्त्रोतस है उसमें से अवरोध निकल जाएगा और रुग्ण को आराम मिलेगा। तो त्रिदोष और पंचमहाभूत में यही फर्क है कि हम लोग पिन पॉइंट जो है उसका विश्लेषण कर देते हैं और पिन पॉइंट चिकित्सा भी हम लोग कर सकते हैं। आगे जाके जो 3rd पॉइंट आ जाता है कि जैसे मैंने कहा कि जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है पंचभौतिक चिकित्सा में, उसमें चिकित्सा के हेतु कम औषधि कल्पों का प्रयोग, जैसे मैंने अभी कहा था, और उसकी मात्रा भी अत्यल्प होती है। जैसे कि वर्णांग क्षार है, ताम्र भस्म है, उनकी मात्रा तो जितनी भी हम लोग राई जितनी हम मात्रा दे देते हैं। तो इसका मतलब है कि हम लोग जो मेडिसिन प्रिपरेशन करते हैं, जो मेडिसिन बनाते हैं, तो वो बहुत ही पिन पॉइंट बनाना होता है, लेकिन मार्केट प्रोडक्ट ये मात्रा में आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता। मतलब ऑक्सीजन आप मार्केट से लाओगे किसी भी कंपनी का और उसे 30 या 60 मिलीग्राम दे दोगे तो उससे
इसके लिए हम लोगों को पंचभौतिक चिकित्सा की पद्धति से मेडिसिन बनाना पड़ेगा। पंचभौतिक चिकित्सा से हम कोई भी लिमिटेशन, कोई भी हम लोग आसानी से सारी व्याधियों की चिकित्सा कर सकते हैं। मतलब जितनी भी लघुत्रयी बृहत्त्रयी में जितनी भी व्याधियां वर्णित है, उन सारी व्याधियों का हम लोग आसानी से उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मतलब ऐसे कोई नहीं कि इससे ये नहीं बन सकता। पंचकर्म के अधीन या पंचकर्म से रिजल्ट मिलने वाली भी व्याधियां हम लोग पंचभौतिक चिकित्सा से उनको ट्रीट कर सकते हैं। नए वैद्यों के बारे में एक बहुत कठिनाई होती है। जब ये हम लोग नया नया मतलब चिकित्सालय खोलते हैं तो सामने बैठा हुआ पेशेंट हमें बहुत सारे सिम्टम्स बताने लगता है। मतलब ऊपर से लेके नीचे तक 10-12 कंप्लेंट्स बता देता है। तो जो नया वैद्य होता है वो कंफ्यूजन में जाता है कि अरे इन्होंने तो सारी मतलब बदन की जितनी भी बीमारियां सारी बोल डाली, करना है तो उसकी चिकित्सा की शुरुआत में कहाँ से करूं। तो उसको पता नहीं चलता कि वेयर टू स्टार्ट। एकदम जो चिकित्सा की शुरुआत जो है तो वो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो उसको नहीं मिलता। और अगर स्टार्टिंग पॉइंट गलत निकलता है, गलत तरीके से आप शुरुआत करते हो तो व्याधि में उपशय भी नहीं मिलेगा। और 8 दिन के बाद जब भी रुग्ण आएगा तो वो अलग से बताएगा कि सर लास्ट वीक आपके पास में आया था, उससे कुछ लक्षण और नए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि व्याधि का निदान और व्याधि की चिकित्सा आपको पिन पॉइंट करनी होती है। उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो आपको ढूंढना होता है। इसीलिए आचार्य ने हम लोगों को 2 चीजें बोली है कि व्याधि में आपको अग्नि का परीक्षण करना चाहिए। अगर अग्नि मंद है तो सर्वप्रथम हम लोगों को अग्निवर्धन चिकित्सा करनी चाहिए, अग्नि को अच्छा करना चाहिए। फिर आप लोग जो है संतर्पण या अदर जो चिकित्सा द्रव्य है उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर अग्नि अच्छा है तो आगे जाके आपको उस व्याधि के लक्षण कम करने हेतु कुछ अलग से कल्पों का उनको प्रयोग करना पड़ता है। तो पंचभौतिक चिकित्सा में जो भी चिकित्सा का स्टार्टिंग पॉइंट है वो आसानी से मिल सकता है। क्योंकि जब भी आप पंचभौतिक चिकित्सा से रुग्ण की परीक्षा करते हो तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पंचभौतिक चिकित्सा में आ जाता है और वो है उदर परीक्षण। आप सबको पता होगा, शायद नाम तो सुना होगा ये, कि हम लोग पंचभौतिक चिकित्सा में उदर परीक्षण करते हैं, यानी कि नाद परीक्षा करते हैं। तो आज का जो वह विषय नहीं है, लेकिन जिन किनको भी ये उदर परीक्षा के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो यूट्यूब पे मेरा नाम टाइप कर दीजिएगा वैद्य शैलेश माली। तो मेरे नाम के आगे आपको एक 20 मिनट का वीडियो आ जाएगा। तो उस वीडियो में मैंने उदर परीक्षण के बारे में बहुत सारी चीजें डिटेल में बताई है। तो उदर परीक्षण यानी कि यकृत, क्रिया और मूत्रपिंड और गर्भाशय, इन इंद्रियों का परीक्षण करके दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न, इन 3 चीजों से हम यकृत, क्रिया, मूत्रपिंड का परीक्षण करते हैं और उससे पता चलता है कि कहाँ से व्याधि की शुरुआत हुई है और हमें चिकित्सा की शुरुआत कहाँ से करनी। मतलब अभी का हम उदाहरण ले लेते हैं कि श्वास कष्टता है, तो श्वास कष्टता आइदर यकृत से जुड़ी होती है या फिर मूत्रपिंड से जुड़ी होती है। मूत्रपिंड का भी श्वास होता है, यानी कि वृक्क से श्वास होता है, या फिर यकृत से भी श्वास होता है। मगर यकृत से श्वास होता है तो उसके लिए चिकित्सा अलग से करनी है, यकृत के द्रव्य देने पड़ते हैं, लीवर पे काम करने वाली मेडिसिन देनी पड़ती है। अगर मूत्रपिंड पे, किडनी पे अगर आपको दिखाई देता है कि किडनी से ये प्रमुख श्वास निकला है तो आपको मूत्रपिंड पे यानी कि मूत्र द्रव्यों का प्रयोग करना। तो आसानी से अगर आप उल्टा कर देंगे कि जहाँ पे मूत्रपिंड से श्वास बना है वहां पे अगर आप यकृत की चिकित्सा कर देंगे तो ये श्वास कष्टता कम नहीं होगी। तो ये जो नए वैद्यों को आसानी से शुरुआत कर देते हैं कि कहाँ से सामने बैठे हुए रुग्ण को उपशय मिलना है, पिन पॉइंट मेडिसिन कैसे चूज करना है, ये सारी चीजें हम लोगों को पंचभौतिक चिकित्सा सिखाती है। फिर और एक चीज आ जाती है जो छठा पॉइंट है, वो है प्रकृति परीक्षण। प्रकृति परीक्षण हम लोगों ने सेकंड ईयर में सीखा है, आपको पता होगा, याद भी होगा। रोग निदान विकृति विज्ञान में हमने प्रकृति परीक्षण आयुर्वेद का सीखा है। उसमें देखा कि आपने एक बहुत बड़ा चार्ट होता है
में 40 से लेके 50 क्वेश्चंस हो जाते हैं। वो सारे क्वेश्चंस हम रुग्ण को पूछते हैं। आगे 3 कॉलम होते हैं, वात, पित्त और कफ का, और वो लक्षण रुग्ण का जो आंसर आ जाता है कि अग्नि भूख लगती है, कैसे लगती है, मंद है, तीक्ष्ण है, ये है वो है, तो हम लोग वहां पे टिक कर देते हैं और वो उस दोष का पॉइंट मान लेते हैं। और आगे जाके सारी चीजें समझो 50 पूछने के बाद हम लोग उसका जो भी है उसके टोटल लगा लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस रुग्ण की प्रकृति जो है वो कफ प्रधान वात है। क्या है? कफ प्रधान वात है। तो आगे जाके समझो कफ प्रधान वात के हिसाब से हम लोगों ने चिकित्सा कर दी। लेकिन अगर आपका जो भी एक सहध्यायी है, आपका जो फ्रेंड है, उस फ्रेंड ने इसी पद्धति से उसी रुग्ण की प्रकृति निकाली, तो आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि आपने जो निकाली है कफ प्रधान वात, वही प्रकृति आपका मित्र भी निकालेगा? शायद नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक का नजरिया देखने का अलग होता है, क्योंकि वहां बालों का कलर देखना होता है, स्किन का कलर देखना होता है, तो उसमें आपकी मत भिन्नता हो सकती है। और जब भी आपकी मत भिन्नता हो तो आपका जो भी रुग्ण का परीक्षण, जो कि प्रकृति परीक्षण है, वो भी अलग पॉइंट आ जाएगा। आप किसी को मेरे बाल भूरे लगेंगे तो वो पित्त में डालेगा, किसी को कृष्ण देखेंगे तो वो शायद कफ में डालेगा या वात में डालेगा। तो यही पे पॉइंट्स अलग से आ जाएंगे, तो प्रकृति का जो फाइनल प्रकृति परीक्षण जो है वो भी चूक जाएगा। लेकिन पंचभौतिक चिकित्सा में प्रकृति परीक्षण कभी चूकता ही नहीं, क्योंकि पंचभौतिक चिकित्सा में प्रकृति परीक्षण सिर्फ सिंगल एक क्वेश्चन से प्रकृति बनती है, एक प्रश्न का उत्तर और एक ही क्वेश्चन होता है, वो है रुग्ण का बर्थ मंथ, यानी कि रुग्ण की जन्म तिथि जो है, महीना जो है, उस महीने से हम लोग उसकी प्रकृति निश्चित कर लेते हैं। मतलब यहाँ बैठ के हम लोग कहीं भी कोई भी हमारे देश के कोने में रुग्ण जो होगा उसकी प्रकृति जो है सुनिश्चित कर सकते हैं। मतलब प्रकृति के लिए सिर्फ हमें जन्म का महीना जरूरी होता है, तो ये एक आसान है। फिर छठा पॉइंट जो है वो है पूर्व व्याधि का अत्यंत कुशलता पूर्वक प्रयोग। पूर्व व्याधि का कुशलता पूर्वक प्रयोग तो कैसे होता है कि हम लोगों को बचपन से लेके आज तक बहुत सारे, किसी को जॉइंट हो जाती है, जैसे कि मीजल्स है, चिकन पॉक्स, किसी को समझो आगे जाके लेडीज होती है तो सिजेरियन सेशन होता है, या फिर हिस्टेक्टॉमी हो जाती है, किसी की टॉन्सिलेक्टॉमी बचपन में हो जाती है। तो ये सारी जो व्याधियां हैं, जो ऑपरेशन है, सर्जरीज है, वो सारी चीजें हमारे शरीर पर कहीं ना कहीं अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं। और उन पास्ट हिस्ट्री में जो व्याधि होते हैं, उस व्याधि का सदियों व्याधि से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होता है। तो दातार शास्त्री जी ने अपने मतलब सूक्ष्म निरीक्षण से इन पूर्व व्याधियों का सदियों व्याधि से जो रिलेशन है, वो रिलेशन ढूंढ के उन्होंने सारे जितने पूर्व व्याधि होते हैं उनका हम लोग चिकित्सा में किस तरह से उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत सारा मार्गदर्शन लिख के रखा है। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि समझो एक 34 ईयर की लेडी मेरे सामने आके बैठी है। 34 ईयर की लेडी कहती है कि सर मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, या खालिद है, या कुछ कह रही है कि सर मेरे जैसे कि जॉइंट पेन हो रहा है, संधिवात जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, बैकएक है, कमर दर्द बहुत ज्यादा है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मैंने सारे लक्षण उनके लिख लिए, अग्नि देखा, मल मूत्र जिह्वा जो भी है लिख लिया, और उन्होंने अंत में कहा कि सर लास्ट ईयर मेरी हिस्टेक्टॉमी हुई है, मेरा गर्भाशय जो है वो निकाला हुआ है। देखिए एट द एज ऑफ 33 एक स्त्री का गर्भाशय डॉक्टर ने निकाल दिया है, कारण कोई भी हो, लेकिन उसका गर्भाशय निकाल चुके हैं और मेरे सामने एज अ रुग्ण वो आके बैठे हैं। तो देखिए आप
कि एक हिस्टेक्टॉमी आजकल इतनी कॉमन सर्जरी हो गई, जैसे कि बच्चों में टॉन्सिलेक्टॉमी, टॉन्सिल निकाल देना इतनी कॉमन हो, तो हिस्टेक्टॉमी का हम ज्यादा कभी मतलब विचार नहीं करते हैं। लेकिन पंचभौतिक चिकित्सा में गर्भाशय, इसके बारे में जो एक विचार कथा शास्त्री जी ने प्रस्तुत किया है, वो अगर आप लोग पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि एक हिस्टेक्टॉमी क्या मायने रखती है एक रोग तैयार करने में। तो सबसे पहली बात है कि गर्भाशय जो होता है, यूटेरस जो होता है, वो जैसे कि हमने लोक पुरुष साम्य सिद्धांत अभी अभी जिक्र किया है मैंने, तो लोक पुरुष साम्य के हिसाब से जैसे कि बाहर पृथ्वी होती है, जमीन होती है, उसी प्रकार से स्त्री के शरीर की जमीन जो होती है, पृथ्वी जो होती है, वो है गर्भाशय यानी कि यूटेरस। जितने पृथ्वी महाभूत के गुण हमें बाहर नेचर में दिखाई देते हैं, वो सारे गुण हमें गर्भाशय में दिखाई देते हैं। समझो, सोच लो आप कि आपके सामने एक मैदान है, वहां की सारी मिट्टी हम लोगों ने निकाली, मैदान नहीं खेत है, समझो जंगल है, जहाँ के जो फार्मर है वो कुछ ना कुछ बीज बोता है और फसल लेता है। तो समझो वन फाइन मॉर्निंग वो वहां पे आ गया फार्मर, और उसने देखा कि अरे यार, मेरे जो खेत में जो मिट्टी थी, तो पूरी मिट्टी 3-4 फीट की जो मिट्टी थी, वो किसी ने रातों रात निकाल दी है। तो आप सोचिएगा कि वो फार्मर क्या करेगा। अगर उसको समझो गेहूं डालना है, बोना है, उसमें या चावल बोना है और उससे फसल लेनी है, अगर मिट्टी ही नहीं है तो वो कोई भी मतलब फसल नहीं ले सकता, क्योंकि कोई भी फसल लेने के लिए या ट्री प्लांट करने के लिए वहां मिट्टी का होना जरूरी है। मिट्टी क्या जरूरी है? पानी होना जरूरी है, सनलाइट जरूरी है। उसी तरह गर्भाशय में एक गर्भ का निर्माण होने के लिए मिट्टी, पानी और टेम्परेचर का होना भी जरूरी है। ठीक है। अगर किसी स्त्री के शरीर से मेनोपॉज से पहले अगर गर्भाशय निर्हरण कर देते हैं, तो उस स्त्री के शरीर से आप पृथ्वी के बहुत बड़े गुणों का निर्हरण कर देते हैं। अगर समझो पृथ्वी महाभूतों के गुणों का निर्हरण आपने कर दिया, तो क्या होगा? आपको पता है कि पृथ्वी, आप, वायु, इन पंच महाभूतों में पृथ्वी और आप, ये महाभूत संतर्पण करने वाले हैं, शरीर की वृद्धि करने वाले हैं। तो आकाश और वायु, ये दो जो महाभूत है, वो शरीर का अपतर्पण करने वाले हैं, शरीर के गुणों का ह्रास करने वाले, और इनका जो है वो बैलेंस होता है। तो बैलेंस होने से ही अपने शरीर की स्थिति अवस्था टिकी होती है। या फिर मेरा जो वेट है, लास्ट समझो 20-30 ईयर से समझो मेरा वेट मेंटेन है 63 की 64, तो मैं कहता हूँ कि बहुत सालों से मेरा वेट जो है वो 63 है। इसका मतलब मेरे शरीर की स्थिति अवस्था बहुत ही अच्छी है। मेरा वेट अगर स्टेबल है तो स्थिति अवस्था अच्छी है। लेकिन ये वेट स्टेबल क्यों है? क्योंकि शरीर में जो पंच महाभूत है उनका इक्विलिब्रियम है। कोई भी महाभूत ऊपर नीचे नहीं होते। समझो, मैं पृथ्वी और आप महाभूत गुणों का ज्यादा सेवन करता हूँ। जैसे मैंने समझो कल से मिठाइयाँ खानी शुरू कर दी और मेरा अग्नि भी अच्छा है, तो जितनी मिठाइयाँ मैं खाते जाऊंगा उतनी मेरे शरीर का संतर्पण होते जाएगा, मेरा वेट बढ़ेगा, 70 kg मेरा वेट हो जाएगा। समझो 63 से लेकर 70 तक गया, मेरा 7 किलो मेरा वजन बढ़ गया। इसका मतलब शरीर में पृथ्वी और आपके गुणों की ज्यादा आपूर्ति हो गई, ज्यादा मैंने भर दिया, ठूस दिया उसमें। तो ऑब्वियस है, शरीर में अगर पृथ्वी और आप ज्यादा आ गए, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वायु और आकाश, इन दो महाभूतों के गुणों का क्षय हो गए। जितनी बड़ी थैली होगी उतना ज्यादा सामान बैठेगा। थैली बड़ी होने का मतलब है अवकाश ज्यादा हो, और अगर उतना अवकाश आप भर दोगे तो उस थैली का वजन भी ज्यादा होगा, और वजन ज्यादा होगा तो आप उठा नहीं पाओगे। उसी तरह अपने शरीर का जो वजन होता है, उसका जो बैलेंस इक्विलिब्रियम होता है, वो पृथ्वी, आप और वायु आकाश, इनका इक्विलिब्रियम होता है। तो जब भी ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो दूसरी महाभूत भूतों की वृद्धि होती है। समझो
हम लोगों ने उस स्त्री के शरीर से गर्भाशय निकाल दिया, तो इसका मतलब है कि पृथ्वी के गुणों का क्षय हो गया। अगर पृथ्वी के गुण कम हो जाते हैं तो पृथ्वी और महाभूत वालों का जो एरिया होता है वो नीचे चला जाता है, तो अपने आप वायु और आकाश के गुणों की वृद्धि हो जाती है। समझो अपनी जमीन, आपने अपने सामने वाली जमीन में 2 फीट बाय 2 फीट का एक गड्ढा निकाल दी। ऑब्वियस है गड्ढा निकालना है, उसका मतलब उसमें से नीचे से मिट्टी निकाल के आपने कहीं फेंक दी है। तो अगर मिट्टी निकाल के आपने फेंक दी है, समझो 50 केजी मिट्टी निकाली आपने, 2 बाय 2 का गड्ढा बन गया, तो क्या हुआ, वहां पे आकाश का अवकाश बन गया। इसी तरह स्त्री के शरीर से आप जब भी गर्भाशय निकाल देते हो तो आप गड्ढा बना देते हो, मतलब वहां पे आकाश का अवकाश बन जाता है। और शरीर का नियम है कि जहां भी आकाश का अवकाश बनता है तो वहां पे वायु का संचरण तो होना ही होना है। मतलब वहां पे वायु महाभूतों के गुणों की विकृत वृद्धि दिखाई देती है। और जब आपको पता है कि जितनी वायु बढ़ेगी उतना तेज भी बढ़ेगा, तेज महाभूतों के भी गुणों की वृद्धि होगी। अब देख लीजिए, उस स्त्री के शरीर में सिर्फ हमने गर्भाशय निकाल दिया है, पृथ्वी के गुण कम हो गए हैं, तो अग्नि, वायु और आकाश ये महाभूतों के गुणों की विकृत वृद्धि होने लगती है। और उससे क्या होता है, तो जो भी उनको अपोज करने वाला एक महाभूत बचा हुआ है, महाभूत मतलब पृथ्वी तो बाकी चीजों में भी होती है, ऐसे नहीं हड्डी में होती है, मांस में होती है, लेकिन यूटेरस एक बल्क होता है, तो बहुत बड़ा बल्क हमने पृथ्वी महाभूतों के गुणों पर निकाल दिया होता है। तो वहां जितने वायु और तेज महाभूतों की गुणों की वृद्धि होगी तो आप महाभूत भी कम होते जाएंगे। तो पृथ्वी और आप महाभूतों का क्षय होने से और तेज वायु आकाश बढ़ने से कुछ लक्षण पोस्ट हिस्टेरेक्टॉमी हमें दिखाई देते हैं। जो भी स्त्रियां बताती है तो कहती है कि सर कभी बहुत ठंड लगती है तो कभी कभी बहुत गर्म महसूस होता है, हॉट एंड कोल्ड फ्लशेस। कभी कभी इररिस्पेक्टिव ऑफ जो भी सीजन हो उन लोगों को हॉट एंड कोल्ड फ्लशेस दिखाई देते हैं। कभी शीत कभी उष्ण व्यत्यास जो दिखाई देता है, ये जो है ये वायु महाभूत का एक गुण है। वायु अनिश्चितता ये वायु महाभूत का गुण होता है, तो वायु की विकृत वृद्धि हो गई है। दूसरी चीज है, जहां जहां भी पृथ्वी के गुणों का क्षय हो जाता है वहां वहां वायु महाभूत गुण बढ़ जाते हैं, इसीलिए खालित्य है लक्षण दिखते हैं। अस्थि से पृथ्वी महाभूतों की गुणों की क्षय होने से वहां भी हम लोगों को डिजेनरेटिव चेंजेस दिखाई देते हैं। इसलिए संधि शूल, कटी शूल, अवलंबक कफों का कफ का क्षय हो जाता है, क्योंकि वो स्थिरता देता है, मतलब उसकी पृथ्वी होती है। तो पृथ्वी के गुणों का क्षय होने से कटी शूल जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये हमें पांचभौतिक चिकित्सा का अगर हम लोग अध्ययन करेंगे तो एक अलग नजरिया हमें प्राप्त हो जाता है रुग्ण की तरफ देखने का। तो पूर्व व्याधि का अत्यंत कुशलता पूर्वक दातार शास्त्री ने उपयोग कर लिया है। जैसे कि कामला है, कामला की अगर रुग्ण हिस्ट्री बताता है तो हमें पता है कि कामला यह व्याधि जो होता है ये यकृत से बंधा हुआ, यकृत का व्याधि, लीवर का। लीवर जो होता है वो राइट साइड में होता है हमारे शरीर, तो यकृत व्याधि का कहीं ना कहीं प्रभाव जो होता है वो हमारे पूरे दाहिने राइट साइड के शरीर पे दिखाई देता है। ये मेरा भी ये ऑब्जर्वेशन है 30 इयर्स का। किसका माइक चालू है? हो सर, तुम्ही कंटिन्यू करा, मी तो अनम्यूट करतो माइक। ओके ठीक। सो कामला जो व्याधि होता है तो वो हमें यकृत से जुड़ा होता है, और यकृत जो है राइट साइड पे होने से जहां भी अगर कामला की हिस्ट्री दिखाई दी है तो राइट साइड का कोई ना कोई लक्षण
आगे जाके उस रुग्ण में दिखाई दे, जैसे कि राइट साइड का नी पेन कर रहा है या फिर फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, कहीं ना कहीं स्तंभ जैसी लक्षण जो है राइट साइड में पोस्ट जॉन्डिस दिखाई देते हैं। ये मेरा भी ऑब्जर्वेशन है। और वहां पे अगर आप कामला की चिकित्सा करोगे या यकृत की चिकित्सा करोगे तो वो आसानी से व्याधि कम हो जाता है। तो ये जो है पूर्व व्याधि का मतलब, पूर्व व्याधि पर मैं आराम से 2 घंटे तक एक ही सब्जेक्ट पे बात कर सकता हूँ। तो ये सारा इंट्रोडक्शन चला है। तो आगे जाके जो 8वां पॉइंट है वो है रुग्ण का व्यवसाय, यानी हमारे सामने जो रुग्ण बैठा है उसका काम क्या है, वो अपनी रोजी रोटी के लिए क्या करता है। मेरे इसमें आवाज नहीं आ रही है। क्योंकि जो श्रम से जीता है वहां पे अग्नि वायु और आकाश ज्यादा बढ़ जाते हैं और पृथ्वी और आप कम हो जाते हैं। तो वहां पे हमें 70% की ज्यादा जरूरत है। और जो बुद्धिजीवी होते हैं वो एक जगह बैठ के काम करते हैं, तो आपको पता है कि उनका शरीर कम काम करता है, एक जगह बैठना पड़ता है। तो वहां कहीं ना कहीं पृथ्वी और आप विकृत वृद्धि होती है, वहां पे औरजन्य व्याधियां ज्यादा दिखते हैं। तो वहां पे हम लोगों को अग्नि वायु आकाश इन महाभूतों की के द्रव्यों की चिकित्सा करनी पड़ती। तो दाता शास्त्री जी ने रुग्ण के व्यवसाय के हिसाब से आसानी से कोई चिकित्सा द्रव्य हम लोगों के लिए बताया। जैसे कि बुद्धि में बुद्धिजीवी जो होते हैं उनमें भी दाता शास्त्री जी ने 2 टाइप किए हैं। एक है प्रोफेशनल्स, मतलब डॉक्टर इंजीनियर जो होते हैं, तो मतलब सालों साल एक ही सेम ट्रैक पे हम काम करते हैं, जैसे रुग्ण आया है उसको देखना है, दवाई देनी है। लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं, बहुत सारे बिजनेस करने वाले जो व्यापारी लोग होते हैं, तो उनको अलग अलग तरीके से उनके दिमाग को काम करना पड़ता है। यहाँ से पैसा लाना है, उससे कुछ खरीदना है, तीसरे को बेचना है, फिर पहले को हम लोगों को पैसा देना है। तो ये अलग अलग टाइम मैनेजमेंट और पैसों का रोटेशन चलाते रहते हैं। तो इनको बहुत सारा ध्यान देना पड़ता है। तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको अगर हमें किसी बुद्धि के लिए द्रव्य की निश्चित करनी होती है, तो वहां पे हम लोग जटावासी देते हैं सिंगल ड्रग मेडिसिन। और जो भी व्यापारी होता है जो बहुत सारा काम एक टाइम में ज्यादा दिमाग पे जोर डालते रहता है, तो वहाँ जटामासी की बजाय हम लोग सारस्वतारिष्ट जैसे मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। तो ये सारा जो है छोटा मोटा दाता शास्त्री जी ने स्वयं अध्ययन करके सोच के हम लोगों के सामने रखा है। जैसे कि दूध से घी बना के हम लोगों के हाथ में दिया है, तो ये घी सिर्फ हम लोगों को खाना है। तो आगे जाके 9वां जो पॉइंट आ जाता है विशिष्टताएं में, वो है रुग्ण का परीक्षण। आपको पता है कि अगर त्रिदोष पद्धति से रुग्ण का परीक्षण करना है तो नाड़ी, मूत्र, मलन, जिह्वा, बहुत सारा कुछ आता है, अष्टवेद, त्रिविध है। तो आपको परीक्षा में बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। लेकिन पांचभौतिक चिकित्सा में आपको सिर्फ उदर परीक्षण करना, सिर्फ उदर परीक्षण करना, यकृत या मूत्रपिंड की परीक्षा करनी होती है। वहां से हम लोगों को सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहेंगे। जैसे कि व्याधि की शुरुआत कहाँ से हुई है, हमें चिकित्सा की शुरुआत कहाँ से करनी है, कौन सा इंद्रिय ज्यादा मतलब अफेक्टेड है, कौन सा इंद्रिय कम अफेक्टेड है, कौन से इंद्रिय में पूर्व व्याधि से उस पर प्रभाव पड़ा है, या कौन से इंद्रिय मतलब यकृत पे अगर प्रभाव टेंशन की वजह से पड़ा है और उसको प्रमेय हुआ है, तो हमें बुद्धि की चिकित्सा करनी होती है, न कि प्रमेय की चिकित्सा। प्रमेय की चिकित्सा हम बाद में कर सकते हैं, पहले टेंशन की चिकित्सा करनी चाहिए। तो
इंट्रोडक्शन आप लोग सीख जाओगे, कर जाओगे, तो आपको चिकित्सा का स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है। ठीक है। और 10वां जो पॉइंट है वो है रुग्ण कौन से देश में रहता है। आप लोगों को पता है कि 3 तरह के देश बताए गए हैं, अनूप, जांगल और साधारण। अनूप, जांगल, साधारण। तो अनूप देश जहाँ पे बहुत सारी बारिश होती रहती है, जैसे कि 8-10 महीने बारिश होती है, कीचड़ होता है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, सनलाइट कम होती है, तो इस देश में अम्लधर्मी प्रदेश माना है। जहाँ बारिश ज्यादा होती है और सनलाइट कम होता है उसको अम्लधर्मी माना है। तो अगर अम्लधर्मी देश में रहने वाला जो रुग्ण होता है उसके प्रधान ही लक्षण दिखाएगा। अम्ल और क्षार आगे जाके हम देखने वाले हैं। जो देश जंगल होता है, मतलब जहाँ पे कम बारिश होती है, जहाँ पे सनलाइट ज्यादा होता है, यानी कि वो क्षारधर्मी देश होता है। वहां रहने वाले लोगों को कुछ अलग व्याधियां होती हैं। और साधारण जो देश होता है जहाँ पे सारे ऋतु बैलेंस होते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र है कि 3 महीना बारिश होती है, 3 महीने हम लोगों को अच्छे से ठंड होती है, 3 महीने के लिए धूप होती है, और बाकी के 3 महीने जो है वो ऋतु संधि काल। तो रुग्ण का देश बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि व्याधि आजकल पता है कि नौकरी के लिए लोगों को कहां से कहां जाना पड़ता है। हिमाचल से महाराष्ट्र में आना पड़ता है, महाराष्ट्र का आदमी कहीं ना कहीं कश्मीर चला जाता है। तो अगर देश बदलता है तो शरीर में मतलब सारी चीजें बदल जाती है, खान पान, वहां की हवाएं बदल जाती है, तो उससे कुछ व्याधियां निर्माण होती है। तो उस व्याधि का एनालिसिस कैसे करना है। हम ऐसे नहीं कह सकते ना कि आप महाराष्ट्र में चले जाओ, वहां व्याधि कम हो जाए। वो बोलेगा सर मुझे फिर रिजाइन करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जो देश है उस देश का अध्ययन अच्छे से होना चाहिए और उसको कम करने के लिए आपको मेडिसिन देना पड़ेगा। तो इसीलिए दातार शास्त्री जी ने अम्लधर्मी देश, क्षारधर्मी देश और साधारण देश ये वर्गीकरण किया है, और उस हिसाब से हम लोग मेडिसिन भी चूज करते हैं। तो आगे जाके हम लोग क्षार सिद्धांत देखने वाले। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, जो विशेषताएं होती है उसमें से कि हमें पांचभौतिक चिकित्सक स्वरूप काम करना है तो हमें कुछ जरूरत नहीं। एक छोटी सी बैग लेके उसमें अगर हम लोग 20 मेडिसिन लेके जाएंगे तो कहीं भी बैठ के हम आसानी से चिकित्सा कर सकते हैं। इसीलिए मैं 3-4 जगहों पे जाके मैं चिकित्सा कर सकता हूँ, क्योंकि जो मेडिसिन का जो बैग होता है वो बहुत ही छोटा होता है। अपना जो छोटा ट्रैवलिंग बैग होता है, 2 दिन के 3 दिन के कपड़े जिस बैग से हम लोग ले जाते हैं, उतना छोटा मेरा बैग होता है। तो ये इसके लिए बाकी साधन भी कुछ जरूरत नहीं पड़ती। ये इसको मतलब समझो 300-200-300 कल्प है वो ले जाना मुश्किल होता है, या फिर समझो पंचकर्म करवाना है तो आप दूसरे गांव जाके पंचकर्म नहीं करवा सकते, तो किसी से दूसरे लोग वैद्य से करवा लेने पड़ते। तो ये जो दिक्कतें हैं, जो कठिनाई है, ये पांचभौतिक चिकित्सा में कहीं नहीं। तो ये सारी अगर विशेषताएं आप देख लेंगे तो हमें ये पता चलता है कि कम अध्ययन करना है, कम मेडिसिन से ज्यादा याद नहीं रखना है, और आसानी से कम डोज देके हम रुग्णों को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये 3 बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पंचभौतिक चिकित्सा के। तो जो नए वैद्य हैं या फिर जो विद्यार्थी हैं उन लोगों ने जरूर जबकि आपको पास होने के बाद आप जो अपनी ब्रांच फाइनल कर रहे हो तो जरूर पहले आप पांचभौतिक चिकित्सा थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन करवा लो, फिर जाके बाकी आयुर्वेद की जो शाखाएं हैं उनका भी अध्ययन कर लो, और जो आपको अच्छी लगे वो शाखा आप लाइफ लॉन्ग फॉलो करते रहो। लेकिन पंचभौतिक चिकित्सा आसान है, इतना ही मेरा कहना है। तो 1 घंटे के लिए ये प्राइमरी इंट्रोडक्शन होने के बाद हम लोग जो आज का विषय है वो उस विषय की तरफ बढ़ जाते हैं। वो विषय है अम्ल क्षार सिद्धांत। पंचभौतिक चिकित्सा में जो 6 सिद्धांत बताए गए थे उनमें से एक सिद्धांत है अम्ल क्षार सिद्धांत। आपको पता है कि अम्ल और क्षार ये 2 चीजें हमारे घर में भी हम लोग प्रयोग करते हैं। जितनी भी महिला वैद्य है उनको तो पता ही होता है कि अगर समझो किसी दिन गलती से किसी भाजी तरकारी में या दाल में अगर नमक ज्यादा गिर गया, आपने गलती से ज्यादा डाल दिया,
तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग एक ही चीज करते हैं कि उसमें कुछ खट्टा मिला देते हैं, आइदर नींबू रस डाल देते हैं या फिर टमाटर जैसी चीज ऐड कर देते हो। तो उससे क्या होता है कि जितना नमक ज्यादा उसमें आपने गलती से डाला हुआ है, वो उसका स्वाद कम हो जाता है और आपको जो भी बाद में आके खाने वाला है उसको पता नहीं चलता कि इसमें नमक ज्यादा हुआ। तो ये आप रोज ही करते, या अगर आप लोग बटर मिल्क छाछ पीते हो, बटर मिल्क पीते हो, तब पीते हो, अगर समझो धूप के दिनों में अगर दही थोड़ा खट्टा हो जाता है तो वो बटर मिल्क भी खट्टा हो जाता है। तो ऐसे ऐसे टाइम में, ऐसे वक्त में हम लोग उसमें थोड़ा नमक डाल देते हैं और नमक डालने से पता चलता है कि वो बटर मिल्क खट्टा नहीं लगता हमें, अच्छा लग रहा है, उल्टा अच्छा लगता है। तो ये जो हम लोग जाते आते जो छोटी मोटी चीजें करती रहती है, तो ये चीजें क्या है, तो ये अम्ल क्षार सिद्धांत। अम्ल में अगर क्षार डालोगे तो उसका माधुर्य होता है। आप सभी को पता होगा कि हम लोग 11th और 12th मतलब 10वीं के बाद की जो 2 साल होते हैं, तो उसमें केमिस्ट्री में हम लोगों ने प्रयोग किया था हाइड्रेशन करके। हाइड्रेशन एसिड बेस बैलेंस किया था हम लोगों ने। आपको याद होगा कि एक पिपेट में आगे सामने आप अपने एक एसिड बना हुआ था, जो बीकर होता है उसमें एक बेस होता है और हम लोग आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें एसिड डालते रहते हैं और उसकी लिटमस टेस्ट हम लोग करते हैं। आपको याद है, शायद याद होगा आप लोगों को। तो ये लिटमस टेस्ट कब तक करनी है, जब तक कि वो सॉल्यूशन, बीकर का जो सॉल्यूशन होता है वो न्यूट्रल ना हो। एसिड एंड बेस अगर इक्वल हो जाए तो एक ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है कि वहां उसकी लिटमस टेस्ट एसिडिक भी नहीं होती और बेसिक भी नहीं होती। तो इसको हम लोग टाइट्रेशन बोलते हैं। तो अम्ल क्षार सिद्धांत इज नथिंग बट दिस टाइट्रेशन। तो इसका जो जिक्र किया है वो चरकाचार्य जी ने मदात्य चिकित्सा में किया है, क्षारो ही याति माधुर्यम शीघ्रम अम्लोपसर्जनम्। ये जो सूत्र है वो मदात्य चिकित्सा में आए। आप लोगों को पता होगा कि मद्य जो है वो अत्यंत अम्लधर्मी होता है। बाकी सारे गुण भी है उसके, उष्ण है, तीक्ष्ण है, व्यवाही है, विकासी है, उसको पचन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इन सारे गुणों में जो प्रधान गुण है, जो व्याधिकर गुण है, वो है वो सिर्फ अम्लधर्मी है। मद्य जो है वो अम्लधर्मी है। इसीलिए मद्य मद्य का जो सेवन है अगर शास्त्र के हिसाब से करना है तो उसके साथ आपको लवण लेना ही पड़ेगा। इसीलिए जो भी मद्यपी लोग होते हैं वो लोग उसके साथ नमक खाते हैं या फिर नमक डाली हुई चीजें खाते हैं, जैसे कि चिप्स खाते हैं, पोटैटो चिप्स जो कि एक्स्ट्रा साल्टेड होते हैं, या फिर कुछ लोग ग्लास को ही नमक लगा के पी जाते हैं। तो एक चीज ध्यान में रखनी है कि मद्य का सेवन लवण के बिना, क्षार के बिना ये करना ही नहीं है। अगर करेंगे तो उससे ज्यादा दुष्परिणाम दिखाई देंगे। इसीलिए ये बेसिक चीज जितने भी मद्य पीने वाले लोग होते हैं उन सभी को पता है। इसीलिए वो फरसान खाएंगे या फिर सॉल्टेड काजू खाएंगे या फिर सॉल्टेड मूंगफली खाएंगे। तो क्षार तो लेना है, इतना ही उन लोगों को पता है। लेकिन उसके पीछे का जो साइंस है वो चरकाचार्य जी ने लिखा है, क्षारो ही याति माधुर्यम शीघ्रम अम्लोपसेविताम्। अगर अम्ल स्वरूपी मद्य का सेवन करना है तो उसके साथ क्षार का होना जरूरी है। तो ये टाइट्रेशन का प्रयोग या फिर अम्ल और क्षार का मिश्रण जो है वो हमारा शरीर बनाता भी है, शरीर की मतलब शरीर की उत्पत्ति भी करता है, शरीर की स्थिति भी अवस्था मेंटेन करता है और शरीर का लय भी करता है। हर एक अवस्था में अम्ल क्षार सिद्धांत होना जरूरी है। आपको पता है कि आप पूछ रही थे कि सर अगर ये वर्चुअल चालू है लेक्चर, अगर हम लोग फिजिकली बैठे होते सामने तो कोई ना कोई हाथ खड़ा करके मुझे पूछ ही लेता कि सर जन्म के लिए अम्ल क्षार सिद्धांत कहाँ से आया। जन्म होते समय हमारा जो भी निर्मित का क्षण होता है तो वहां अम्ल क्षार सिद्धांत कहाँ है। तो मित्रों एक श्लोक आपको याद दिला दूं। वो श्लोक है आर्तवम अग्नेयम एंड शुक्रम सौम्यम। ये श्लोक तो हम लोगों ने पढ़ा है। शुक्र जो होता है वो सौम्य गुणों का होता है और अर्तव जो होता है वो अग्नेय गुण का होता है। तो अर्तव अगर अग्नेय है
और शुक्र अगर सौम्य है तो मतलब शुक्र में कहीं ना कहीं शीत गुण है, इसका मतलब आप महाभूत का प्राधान्य हुआ है। तो आप महाभूत का प्राधान्य जो है वो स्वयं अम्ल धर्म की तरफ जाता है। और अर्थवम अग्नेयम, तो जो अग्नि है वो कहीं ना कहीं क्षार धर्म की तरफ जाती है। अगर स्त्री के शरीर का अग्नि कम हो जाए, क्षार धर्म कम हो जाए, तो वो स्त्री में बंधत्व स्वरूप पीसीओडी दिखाई देता है। पीसीओडी आजकल बहुत बढ़ गया है, पता है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो ये जो पीसीओएस है उसका अम्ल क्षार सिद्धांत से बहुत ही निकट संबंध है। पीसीओएस जिस स्त्री को हुआ है उसमें विकृत अम्ल धर्म बड़ा होता है, इसीलिए वहां पे पाचन करना जरूरी है, क्षार धर्मी द्रव्य की जरूरत होती है। तो ये ठीक है। तो हम लोग अपने बेसिक क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो शुक्र जो है सौम्य स्वरूप है, आप स्वरूप है, और आर्तव जो है वो आर्तव जो है वो अग्नेय है, क्षार धर्मी। तो अम्ल और क्षार का मिश्रण होने के बाद गर्भ की उत्पत्ति होती है। इसीलिए क्षार धर्मी आर्तव और अम्ल धर्मी शुक्र, इनका जब भी संयोग होता है तो ये संयोग मिश्रण से इसका क्षार और अम्ल का जो माधुर्य होता है, इस माधुर्य से गर्भ की उत्पत्ति। तो ये गर्भ की उत्पत्ति जब भी होती है तो अम्ल क्षार का बैलेंस होता है। अगर समझो स्त्री के शरीर में क्षार धर्म का प्रमाण ज्यादा है, विकृत क्षार धर्म बड़ा है, या ऐसा कहिए कि उसने उसकी प्रकृति भी क्षार धर्मी है और तेज महाभूत प्रधान द्रव्यों का सेवन भी वो हमेशा से करती आई, तो वो विकृत क्षार धर्म शुक्र के सौम्य गुणों को बैलेंस नहीं कर पाता। तो इस तरह से क्षार धर्म बढ़ने से इनफर्टिलिटी दिखाई देती है। ऐसे ही पुरुषों के बारे में होता है कि अगर स्त्री का क्षार धर्म ठीक ठाक है लेकिन पुरुष में अम्ल धर्म की विकृत वृद्धि होती है, तो भी वहां पे बंधत्व दिखाई देता है। तो ये सारी चीजें क्लिनिकल है, आगे जाके आप जितना अध्ययन करोगे तो आपको पता चलेगा। तो हमारी निर्मिति अम्ल क्षार के माधुर्य से होती है, गर्भ का निर्माण जब ये फर्स्ट मंथ में होता है, गर्भधारणा के पहले महीने में जब बुदबुदाकार होता है, तो आर्तव और शुक्र दोनों का मिश्रण और गर्भ की उत्पत्ति, और गर्भ जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उस वक्त न्यूट्रल होता है। फिर जाके दूसरे महीने में गर्भ के शरीर का रक्त धातु बनता है, और ये गर्भ का जो रक्त धातु है वो कौन से महीने में बना है उस पर उसकी प्रकृति निश्चित है। मतलब गर्भ की प्रकृति सेकेंड मंथ में रक्त धातु की निर्मिति के पश्चात होता है। समझो ये हम प्रकृति परीक्षण का पॉइंट देख रहे हैं। समझो जब भी गर्भ का निर्माण हुआ है तो वो मार्च महीना है, मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव फर्स्ट मंथ जो है वो मार्च का है, और सेकेंड मंथ जो है गर्भधारणा का तो वो अप्रैल। तो अप्रैल में क्या होता है, समर होता है। हा? जो समर होता है वहां पे क्षार धर्म ज्यादा होता है, आप महाभूत न्यून होता है। तो ऐसे समर में अगर किसी का रक्त धातु बनता है तो उसकी प्रकृति क्षार धर्मी प्रकृति, उस गर्भ में क्षार धर्मी गुणों का प्रभाव होता है। इसी तरह किसी का रक्त धातु अगर अगस्त महीने में बनता है तो उसकी प्रकृति अम्ल धर्मी होती है, क्योंकि वहां आप महाभूत ज्यादा होता है नेचर में, बारिश के दिन होते हैं। ऐसे ही किसी का अगर रक्त धातु समझो दिसंबर या जनवरी में होता है तो वहां पे हमारे यहाँ कैसे होते हैं, विंटर सीजन होता है, शैत्य ज्यादा होता है, तो वो जो सीजन होता है हम लोग उसको हिंदी सीजन बोलते हैं, तो वो अम्ल क्षार का माधुर्य सीजन होता है। तो वो जो प्रकृति, वो जो रक्त धातु होता है वो उत्तम बल का धातु होता है, इसलिए वो वही धर्मी प्रकृति। तो ऐसे गर्भ की प्रकृति जो है वो सेकेंड मंथ में बनती है। तो अम्ल धर्म और क्षार धर्म इन सब्जेक्ट पे हम लोग ध्यान देते हैं थोड़ा। तो दो चीजें बताइए, तातार शास्त्री जी ने जो शब्द जो वर्ड यूज किया है वो है अम्ल धर्मी एंड क्षार धर्मी, नॉट अम्ल रस प्रधान द्रव्य और क्षार रस प्रधान द्रव्य। धर्म एंड रस ये अलग चीजें हैं। धर्म मतलब
चीजें जिस तरह से काम करती है उसका नाम धर्म रखा हो। मतलब उसी तरह से वो अलग अलग द्रव्य दिखाई देते हैं, लेकिन रस जो होता है वो एक ही तरह का होता है। जैसे कि नींबू है, वो अम्ल रस का होता है, लेकिन वो अम्ल धर्मी होगा ऐसे नहीं कह सकते। ठीक है, तो आपको अम्ल धर्मी द्रव्य और क्षार धर्मी द्रव्यों को देखना है। तो ये धर्म शब्द क्या इंडिकेट करता है? तो वो धर्म, ये जो वर्ड है वो कार्य इंडिकेट करता है। समझो, हम ये धर्म का प्रयोग अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे कि रिलीजन है, तो हम लोग ये रिलीजन का जब भी हम लोग नाम लेते हैं तो वो रिलीजन कुछ जो रिलीजियस कार्य होते हैं उनके अलग अलग होते हैं, लेकिन फ्री रिलीजन जो होता है उसके कार्य अलग होते हैं। एक ही वर्ड में रिलीजन के सारे कार्यों का पता चलता है। उसी तरह अम्ल धर्म यानी कि धर्म का कार्य, तो अम्ल धर्म का जो द्रव्य होता है उसका कार्य दीपन कार्य, और क्षार धर्मी जो द्रव्य होते हैं उनका जो कार्य होता है वो पाचन है। मतलब आसान भाषा में बोलेंगे तो दीपन कार्य करने वाले सभी द्रव्य अम्ल धर्मी होते हैं, और पाचन कार्य करने वाले सभी द्रव्य ये क्षार धर्मी। तो अभी आसान हो गया थोड़ा, लेकिन दीपन कार्य कैसे होता है? तो हम लोग एक और मॉडर्न का एग्जांपल लेते हैं। समझो आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक 100 ml की बोतल में आपके पास 100 ml कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक क्षार धर्म पाचन करने वाले हेतु का बहुत उत्तम उदाहरण है। अगर आप जिस चीज पे डालोगे वो जल जाएगी, इतना क्षार धर्म प्रभावशाली होता है कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब समझो 100 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आपने आहिस्ता 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 900 ml पानी डाला। 100 ml कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आपने 900 ml पानी डाल दिया। अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको हम लोग कहेंगे डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप किसी चीज पे डालोगे तो वो चीज जलेगी नहीं, वुड पे डालोगे, पेपर पे डालोगे तो भी वो चीज जलेगी नहीं, तो वो डाइल्यूट हो गई। तो ये जो है डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल धर्म का उदाहरण है। अब देखिए, क्षारधर्मी कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रूपांतर हमने आसानी से डाइल्यूटेड अम्लधर्मी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कर दिया। तो इसमें गुणों का जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन पानी की वजह से हुआ। मतलब जितना ज्यादा हम लोग पानी डालते गए उतना वो अम्लधर्मी बनता है। इसीलिए समर सीजन जो होता है, धूप के जो दिन होते हैं वो क्षार धर्म के होते हैं, और जब भी बारिश शुरू होती है तो जो रेनी सीजन होता है वो अम्लधर्मी होता है। कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हम डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जोड़ जाते हैं तो वो सीजन अम्लधर्मी बन जाता है। तो अम्ल और क्षार धर्म में पानी और तेज महाभूत, इन दोनों का प्रमाण देखना बहुत जरूरी है। जितना तेज महाभूतों के गुणों का उत्कर्ष होता है उतनी वो चीज क्षारधर्मी बन जाती है, और जितना अपमहाभूत के गुणों का उत्कर्ष हो जाता है उतनी वो चीज अम्लधर्मी बनती है। एक ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड है तो क्षारधर्म का उदाहरण है, पानी डालोगे, डाइल्यूट करोगे तो वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्लधर्मी बन जाता है। तो दीपन कार्य करने वाले सारे जो द्रव्य होते हैं वो अम्लधर्मी होते हैं। तो कौन से? हरिद्रा है, प्रवाल है, चावल, ये अम्लधर्म का उत्तम उदाहरण है। लेकिन क्षार धर्म में कैसे? मैंने कहा तेज महाभूत के गुणों का उत्कर्ष होता है। तो पाचन करने वाली शुंठी जो है वो क्षार धर्म की है, लवण क्षार धर्म का है, अपामार्ग है, शंख है, ये सारे क्षार धर्म द्रव्यों के उदाहरण। जैसे कि मिर्ची है,
या फिर आप कहोगे रसों है, ये भी क्षार धर्म का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो अम्ल और क्षार धर्म ये दीपन कार्य और पाचन कार्य पे निर्भर है, और दीपन कार्य अपमहाभूत पे निर्भर है और पाचन भी अपमहाभूत। पाचन द्रव्य में अगर पानी ज्यादा डालोगे तो वो दीपन कार्य करने लगता है। ठीक है, ये तो बेसिक कंसेप्ट है, ये पता चल गया आपको। तो अम्ल क्षार में आगे जाके दातार शास्त्री जी ने एक चीज मतलब उन्होंने उनका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा था। जितने भी रुग्ण पेशेंट्स आते थे उनका ऑब्जर्वेशन करके वो लिख लेते थे। तो मुझे पता चला कि जितनी भी व्याधियां दिखती हैं उनके जो हेतु है वो भी अम्ल और क्षार में बैठ जाते हैं। मतलब उन्होंने टेबल ही कर दिया, अम्ल धर्मी हेतु क्षार धर्मी। बाद में देखा कि अरे अपने पास जो मेडिसिन है, जो द्रव्य है, सिंगल मेडिसिन हो या कल्प हो, उनका भी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन अम्ल और क्षार में हो जाता है। तो उन्होंने वो भी करवा दिया। फिर आगे जाके उनको दिखाई दिया कि सर व्याधियां जो भी डिसीजेस आचार्यों ने बताए हैं वो भी डिसीज अम्ल और क्षार, मतलब हर एक आयुर्वेद की चीज जो है वो उसका आसानी से हम लोग अम्ल और क्षार में डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो एक अलग खोज है ये कि हर एक चीज अगर अम्ल और क्षार में बैठ सकता है आयुर्वेद, तो चिकित्सा भी एकदम आसान हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि समझो एक क्षार धर्म से बना हुआ व्याधि है, अगर उसको कम करना है तो उसके लिए आपको अम्ल धर्मी द्रव्य की निश्चित करनी पड़ेगी। वैसे वर्षा अम्ल धर्मी हेतु सेवन से अगर एक व्याधि बनता है तो उसको कम करने के लिए आपको क्षार धर्मी द्रव्यों की जरूरत होती है। एक में कॉन्ट्रास्ट होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि बटर मिल्क खट्टा है, अम्ल धर्म का है, तो उसमें हम क्षार प्रयोग करते हैं, लवण डालते हैं, शुंठी डालते हैं, तो उससे वो खट्टापन थोड़ा कम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अम्ल और क्षार ये चिकित्सा में एक दूसरे के अपोनेंट है। आपको सिर्फ इतना निश्चित करना है कि व्याधि जो है वो अम्ल धर्मी है कि क्षार धर्मी, मतलब अम्ल धर्म के गुणों से बना है व्याधि या क्षार धर्म के गुणों से बना। और एक बार वो निश्चित कर लिया तो आपकी चिकित्सा भी आसान हो जाती है कि आपको सिर्फ उसके ऑपोजिट आपको द्रव्य सेलेक्ट करने पड़े। देखिए पांचभौतिक चिकित्सा मैंने कहा था कि बहुत आसान है, तो इतनी आसान है कि आपको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करना है हेतु व्याधि, और आपकी जो चिकित्सा द्रव्य कल्प है वो अम्ल और क्षार में उनको सिर्फ सेपरेट करना है। जैसे कि मेरे पास सिर्फ 30 मेडिसिन है तो मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, 10 अम्ल धर्मी है सोचो और 10 क्षार धर्मी। जब भी मेरे सामने अगर क्षार धर्म से बना व्याधि लेके एक व्यक्ति आता है तो मैं 10 कल्प बाजू में रख देता हूँ, जो क्षार धर्मी कल्प है वो मैं बाजू रख देता हूँ, और सिर्फ 10 कल्पों पे मुझे फोकस करना होता है कि ये 10 अम्ल धर्मी जो द्रव्य है उनमें से कौन से कल्प प्रेझेंटेशन चालू आहे का विचारते पण देखिए 20 कल्पों में से भी 50% कल्प बाजू हम कर दिए आसानी से, क्योंकि व्याधि की निश्चित। फिर जाके आपको सिर्फ इतना करना होता है कि यकृत या मूत्र पिंड इन चीजों का परीक्षण इसी तरह से हम लोग हेतु के बारे में भी सोचते हैं। तो क्षार धर्मी हेतु कौन से होते हैं? आतप सेवन, धूप में बहुत सारा काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे कि मैंने कहा फार्मर्स होते हैं, या फिर आप अलग अलग से फर्नेसेस होती है, फाउंड्रीज होती है, या फिर भट्टियां होती हैं। तो भट्टियों के सामने बैठने वाले जो मजदूर होते हैं वो कंटिन्यूस उनका जो तापमान वहाँ का जो रूम का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो वो भी हेतु क्षार धर्मी हेतु सेवन होता है। या फिर हमेशा से जो प्याज ज्यादा खाते हैं, लहसुन खाते हैं, वो लोग, मिर्ची, हरी मिर्ची का सेवन करने वाले लोग, या फिर बहुत ज्यादा उपवास करने वाले, हफ्ते में 4 उपवास ही होते हैं, कुछ नहीं खाते, हम पानी ही पीते हैं, तो ये सारे क्षार धर्मी हेतु होते हैं।
अम्लधर्मी के हेतु जो होते हैं, अम्लधर्म बढ़ाने वाले, वो है अत्यंबुपान। आजकल हर एक बंदा आता है, कहता है मैं सुबह उठते ही 1 लीटर पानी पी लेता हूँ, ठंडा पानी, उससे बहुत सारी चीजें कम होती है, ऐसे किसी ने कहा है। तो ये अत्यंबुपान से फिर जो भी व्याधि बनेगा वो अम्लधर्मी व्याधि, जैसे कि प्रतिशय बन जाता है अत्यंबुपान से, आचार्य ने लिख के रखा है, या फिर प्रमेय हो जाता है। तो ये अत्यंबुपान का व्याधि है। तो अगर आपको पता चले कि अत्यंबुपान से जो प्रमेय या प्रतिशय बना है, ये अम्लधर्मी व्याधि है, अम्लधर्मी आपको महाभूतों के गुणों की वृद्धि से बना है, तो आपको क्या करना है? क्षारधर्मी द्रव्यों का प्रयोग करना है, बस। फिर अत्यंबुपान करने वाले रुग्ण में अगर आपको सिर्फ प्रतिशय दिखाई देता है तो निदान परिवर्जन, पानी पीना बंद कर दो दिन सुबह जल्दी उठते। और दूसरा है कि पानी का शोषण करने वाला जो द्रव्य है, जो कि उष्ण होना चाहिए, रुक्ष स्निग्ध होना चाहिए, वो है शुंठी। अगर इस रुग्ण में आप शुंठी का प्रयोग करोगे तो आसानी से आप महाभूत के जो गुण बढ़ गए हैं, विकृत वृद्धि हुए, वो कम हो जाते हैं और उसका प्रतिशय ठीक हो जाता है। तो इस तरह से आपको हेतु का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए आपको थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। जैसे अत्यंबुपान है, या फिर मधुर और अम्ल रसों का अत्यधिक सेवन करना। तो मधुर अम्ल रसों का सेवन ज्यादा करने से स्थूल्य बन जाता है, तो स्थूलता ये भी एक अम्लधर्मी व्याधि होता है। तो वहां क्षार और वृक्ष द्रव्यों का प्रयोग करना पड़ता है। आप अगर स्थूलताजन्य व्याधियों की चिकित्सा देखोगे, चरकाचार्य जी ने लिखा हुआ, तो वहां पे आपको बहुत सारे क्षार दिखाई देंगे। तो क्षार इसी हेतु बनाए हैं कि वहां वो जो व्याधि है वो अम्लधर्मी व्याधि है। फिर जो भी लोग होते हैं कि उनका काम ही ऐसा होता है कि वे पानी या कीचड़ में काम करते हैं, जैसे कि ये कुम्हार जो लोग होते हैं, मटका बनाने वाले, तो वो हमेशा से पानी में और कीचड़ में काम करते हैं। या फिर मंदिर के पुजारी होते हैं, तो वो मंदिर जो होता है वो हमेशा से पानी और ज्यादा ठंड होती है वहां पे। तो इन लोगों में जो भी व्याधि होते हैं वो अम्लधर्म से होते हैं। या फिर कोल्ड स्टोरेज के वर्कर आजकल देखते हैं, तो ये सारे लोग जो है वो अम्लधर्मी हेतु का सेवन करने वाले। तो इस तरह से आप आसानी से हेतु का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो और उससे व्याधि की निश्चिति और द्रव्य की निश्चित आगे जाके व्याधि भी अम्ल और क्षारधर्म में आप डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो समझो कामला है, विसर्ग है, फिर रोमांटिका, शीतला, मीजल्स एंड चिकन पॉक्स, या गैस्ट्रिक एंड ड्यूओडेनल अल्सर्स, पित्ताश्मरी है, मूत्राश्मरी है, या फिर अभी जैसे हमने देखा कि हिस्टेक्टोमी की हिस्ट्री है। तो ये सारे जो हेतु है, जो व्याधियां हैं, ये क्षार धर्म बढ़ने से निर्माण हुए। रुग्ण के शरीर में क्षार धर्म बढ़ने से हुए। एक बार फिर से बताता हूँ, कामला, इसमें भी क्षार धर्म बड़ा होता है। विसर्ग, इसमें भी क्षार धर्म बड़ा होता है। रोमांटिका, शीतला, मीजल्स, चिकन पॉक्स, इसमें भी क्षार धर्म की वृद्धि होती है। गैस्ट्रिक ड्यूओडेनल अल्सर्स, इसमें भी क्षार धर्म बड़ा होता है। अश्मरी, पित्ताश्मरी, मूत्राश्मरी, इसमें भी आप महाभूतों के गुणों की न्यूनता होती है और क्षार धर्म बड़ा होता है। हिस्टेक्टोमी का तो हमने देख ही लिया है। तो ये सारी चीजें क्षार धर्म बढ़ाते हैं। तो एक क्षार धर्मी व्याधि है। अम्लधर्मी व्याधियां कौन सी है? जैसे कि जलोदर है, ज्वर है, प्रमेह है, अतिसार है, ग्रहणी है, अम्लपित्त। अम्लपित्त भी 2 टाइप का आचार्य शास्त्री जी ने बनाया। अम्लपित्त 2 प्रकार का बनाया है। जो पहला है वो क्षारधर्मी अम्लपित्त है और दूसरा जो है वो अम्लधर्मी अम्लपित्त है। क्षारधर्मी अम्लपित्त में द्रव की गुणों का न्यूनता हो, द्रव गुणों की न्यूनता होती है, आप महाभूत की न्यूनता होती है और क्षार धर्म बढ़ जाता है, यानी कि वहां अच्छे पित्त ज्यादा बढ़ जाता है। और अम्लधर्मी अम्लपित्त में आप महाभूतों के विकृत गुणों की वृद्धि से वो अम्लधर्मी अम्लपित्त बनता है। तो अम्लधर्मी अम्लपित्त में जो द्रव्य दिखाई देने होते हैं वो क्षारधर्मी है, जैसे कि शंख भस्म है, लघु सूचक है, ये क्षारधर्मी द्रव्य प्रयोग कर सकते हो। और जो क्षारधर्मी अम्लपित्त है या फिर ड्यूओडेनल अल्सर जैसे आगे जाके उसमें दिखाई देने वाले लक्षण होते हैं, तो उसमें हम लोग क्षारधर्मी अम्लपित्त में हम लोग डायरेक्ट पृथ्वी महाभूतों के गुणों की वृद्धि करते हैं। क्योंकि अगर बहुत बड़ी आग लग गई है, आपको पता है बहुत बड़ी आग लग गई है, आग लगती है तो हम लोग पानी डालते हैं, लेकिन बहुत बड़ी आग लग गई है
तो वहाँ पानी का प्रयोग करने से कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि जैसे पानी डालोगे उसके वेपर्स बन जाएंगे, पानी निकल जाएगा, पानी की शीतलता उसको उस पर असर ही नहीं करेगी। तो जब बड़ी आग लगती है तो वहाँ हम लोग पृथ्वी का प्रयोग करते हैं, सैंड यूज करते हैं, हम लोग सैंड यूज करते हैं। इसी तरह से क्षारधर्मी अम्लपित्त में हम लोग पृथ्वी का उपयोग करते हैं, वो है स्वर्णगैरिक। स्वर्णगैरिक से क्षारधर्मी अम्लपित्त कम हो जाता है। जैसे कि अम्लधर्मी संधिशील शोध में भी बहुत बार संधियों में शोध आ जाता है, तो वहां पे अपमहाभूतों की गुणों की वृद्धि होती है, तो वहां हम लोगों को शुंठी का अवचूर्णन करने से या फिर वचा का अवचूर्णन करने से वो जो शोध है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से हम व्याधि अम्ल और क्षार में भी डिस्ट्रीब्यूट करके पहले से अगर रख दें तो हमें आसानी से चिकित्सा करना आ जाता है। आपको पता है कि अभी जैसे हम लोग अम्लधर्मी अम्लपित्त और क्षारधर्मी अम्लपित्त के बारे में बात कर रहे थे, तो मुझे विचार आया कि आपको बेसिक उसका जो है तो वो बता दे कि जैसे कि हम लोगों को पचन व्यापार पता है कि उसमें 5 जो पित्त होते हैं, पित्त के प्रकार हैं, तो पाचक, रंजक, प्राजक और अवचक। तो ये 5 पित्तों में आपको तो ये 5 पित्तों में आपको 2 पित्तों पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। एक है वो रंजक पित्त और दूसरा है पाचक पित्त। रंजक पित्त जो है वो आमाशय में रहता है और पाचक पित्त जो है वो ग्रहणी में होता है। रंजक पित्त ये क्लेगल कफ के साथ आमाशय में डाइजेशन में प्रयोग किया जाता है, उसका उपयोग होता है। तो रंजक पित्त में आप महाभूतों के गुणों की वृद्धि होती है और ग्रहणी स्थित जो पाचक पित्त होता है वो अच्छे पित्त है। अच्छे पित्त के बारे में आपको पता है कि वो तक्त द्रवत्व वाला होता है, उसमें द्रव गुण की अत्यंत कमी मात्रा होती है, मतलब त्यक्त द्रव जिसमें अपना द्रव गुण त्याग दिया है उसे हम पाचक पित्त बोलते हैं। तो ये जो पाचक पित्त है वो न्यूनतम महाभूतों के गुणों से होता है, महाभूतों के गुण बहुत कम होते हैं, तो वो क्षारधर्मी आवाज येत नाहीये। सर के यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू हुआ है सर, अभी 2 मिनट में ज्वाइन होंगे, प्लीज होल्ड। हेलो हेलो हाँ सर, हाँ येतोय सर आवाज, ऐकू हो दिसतायत पण आणि आवाज येतोय। ओके ओके सर, कंटिन्यू करा सर। यस सर, यस। तो हम लोग
जब भी हमने अभी देखा कि अम्ल और क्षार सिद्धांत में व्याधि का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन अम्ल और क्षार में कर सकते हैं, तो उसी तरह से हम लोग कल्प का भी, औषधि द्रव्यों का भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन अम्ल और क्षार में कर सकते हैं। जैसे कि अगर क्षार धर्मी द्रव्यों का अगर उदाहरण देखना है, तो जिसमें पाचन धर्म ज्यादा है उसमें से त्रिभुवन कीर्ति रस है, लक्ष्मी नारायण रस है, लघु सूत शिखर है, शंख भस्म है, टंकण भस्म है, लशुन आदि वटी है, गंधक है, वारांग क्षार, ये सारे जो द्रव्य होते हैं, तो ये सारे द्रव्य क्षार धर्मी है। तो इन द्रव्यों का प्रयोग मैं अभी अम्ल धर्मी व्याधि का उल्लेख करता हूँ। ज्वर, प्रमेह, अतिसार, ग्रहणी, अम्लधर्मी अम्लपित्त, जलोदर, इन सारी व्याधियों में हम अभी जो मैंने कल्प बताया है, त्रिभुवन कीर्ति, लक्ष्मी नारायण, लघु सूचक, शंख भस्म, लशुन अधिवटी, ये सारे क्षार धर्मी द्रव्य हम इन अम्लधर्मी व्याधियों में प्रयोग करते हैं। तो अम्लधर्मी कल्प कौन से है? तो रजनी योग, शिवदंष्ट्रादि गुगुल मतलब गोक्षुरादि गुगुल, परिपाठाधिकारा, कुमारियासव, ताम्र भस्म भी अम्लधर्मी है। तो ये सारी चीजें जो है, तो अगर आप इसी तरह से अपना जो मेडिसिन का जो एक चार्ट होता है उस पर आप अम्ल क्षार इसी तरह से लिख के दो पार्ट करके उसका डिस्ट्रीब्यूशन करके रखोगे, तो आसानी से आप व्याधि का डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद चिकित्सा भी चूज कर सकते हो, चिकित्सा कर। जब भी हम औषधियों का प्रयोग करते हैं, औषध निर्माण करते हैं, औषध बनाते हैं, तो वहां भी हम लोगों को अम्ल और क्षार सिद्धांत बहुत मदद करता है। आपको पता है कि अभी मैंने शंख भस्म का जिक्र किया। शंख की शुद्धि कहाँ करनी है? तो अम्ल द्रव्य में। जैसे कि जो बटर मिल्क है, बहुत सारा खट्टा बटर मिल्क लेके उसमें एक रात्र और रात भर हमें शंख रखने हैं, फिर उसकी शुद्धि होती है और फिर उसका मारण करना है। तो आचार्य ने खट्टा बटर मिल्क क्यों बता दिया? तो यहाँ जो शंख की निर्मित कहाँ होती है, अगर देखोगे तो शंख जो बनते हैं वो समुद्र में मिलते हैं। समुद्र का पानी जो होता है वो खट्टा होता है, उसमें क्षार ज्यादा होता है, खट्टा नहीं, क्षार धर्म ज्यादा होता है, खारा होता है वो। और खारे पानी में शंख बनता है तो उसमें क्षार धर्म ज्यादा ही होता है। तो अगर ऐसा कच्चा शंख अगर हम लोग सेवन करेंगे उसका, तो उस शंख की अगर वैसे ही हम लोग करेंगे शुद्धि किए बिना, तो उससे पड़ सकते हैं, क्योंकि वो उसमें क्षार धर्म तीव्रतम होने से वो पूरा शंख भस्म जला देगा हमें। जैसे कि पान में अगर चूना ज्यादा होता है तो उसमें मुंह में छाले पड़ जाते हैं, क्योंकि वो भी क्षार धर्मी द्रव्य का ही एक उदाहरण होता है। तो उसी तरह शंख भस्म हम वैसे ही खा लेंगे, भस्म बनाए बिना या उसकी शुद्धि करे बिना, तो उससे मुंह में छाले पड़ेंगे, अंदर भी छाले पड़ सकते हैं, म्यूकोजल लाइनिंग जो है उसका उसमें छाले पड़ सकते हैं। इसीलिए उसकी शुद्धि जो है वो अम्ल तक्र में करने के लिए कहा है। अम्ल तक्र में शुद्धि करने के बाद वो ईडिबल हो जाता है, फिर उसका भस्म बनाते हैं। इसी तरह से दाता शास्त्री ने अम्ल और क्षार सिद्धांत का एक, जब भी उनको मन में विचार आया तो उन्होंने एक नया मेडिसिन शोध निकाला था, खोज निकाला था, तो वो है चिंचा लवण तेल। चिंचा मतलब टैमरिंड, लवण मतलब सैंधव। टैमरिंड एंड सैंधव, इनके मिश्रण से एक तेल बनाया था वैद्यराज शास्त्री जी ने, दाता शास्त्री जी ने। और उस तेल का प्रयोग हम लोग इंटरनली करते हैं मलबटक के लिए। जब भी मलबटक होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, सीवियर कॉन्स्टिपेशन, तो ये चिंचा लवण तेल है जिसको हम अनुलोमन तेल बोलते हैं। तो ये अनुलोमन तेल, उसका प्रयोग हम लोग करते हैं, क्योंकि पूरा जो डाइजेशन है वो अम्ल और क्षार के बेसिस पे ही होता है। जैसे मैंने कहा कि पहले जब आहार आता है तो उस पर अम्लधर्मी रंजक पित्त की प्रक्रिया होती है। अम्लधर्मी रंजक पित्त की प्रक्रिया के बाद वो आहार ग्रहणी में चला जाता है, तो उस पर क्षारधर्मी पाचक पित्त की प्रक्रिया होती है। अम्ल और क्षार के मिलाप से वो जो है उसके माधुर्य प्राप्त होता है, और फिर वो जाके उसका एब्सॉर्प्शन होता है, और फिर जो नहीं चाहिए वो पार्ट मल स्वरूप बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए जो आहार का मल भी होता है वो अम्ल और क्षार के मिश्रण से ही बना हुआ होता है। इसीलिए जब ये मल के वटक बनते हैं तो ये अम्ल और क्षार से बना चिंचा लवण तेल का प्रयोग बहुत ही फलदायी दिखता है।
उसका आप बस्ती के स्वरूप भी प्रयोग कर सकते हो, मात्रा बस्ती के स्वरूप, या फिर खाने के साथ अगर दे देंगे एक चम्मच तक तो मलवटक कम हो जाता है। फिर आता है कि एक अलग सी सोच मैंने बीच में एक बार मेरे मन में आ गया कि योग शास्त्र में हमारे शरीर के दो भाग बनाए, दक्षिण मतलब राइट एंड लेफ्ट। जो राइट है उसको हम लोग सूर्य नाड़ी बोलते हैं और दूसरे के चंद्र नाड़ी बोला है। सूर्य नाड़ी यानी कि क्षारधर्मी, राइट साइड जो है वो सूर्य नाड़ी के प्रभाव में आती है, तो उसको उन्होंने सूर्य नाड़ी बोला है, तो वो क्षारधर्म के अंदर आती है। और लेफ्ट जो है वो चंद्र नाड़ी होती है लेफ्ट साइड, तो उसको हम चंद्र के प्रभाव में मतलब आप महाभूत के प्रभाव में डालते हैं। तो राइट साइड में जितनी भी व्याधियां निर्माण होती है वो सारे यकृत के अंदर आती है, लिवर के अंदर आती है। और लेफ्ट में जितनी भी व्याधियां आती है वो प्लीहा के अंदर आते हैं, लेफ्ट साइड में स्प्लीन प्लीहा होती है। तो आसानी से हम लोग राइट साइड की व्याधियां जो है उसमें अगर यकृत की दृष्टि दिखती है तो यकृत का अवरोध निकाल के हम लोग वो व्याधि को ट्रीट कर सकते हैं, उसी तरह लेफ्ट साइड के लिहाज से। तो बहुत सारी चीजें हैं कि हम लोग अम्ल क्षार सिद्धांत को मतलब जहां भी आपको दिखता है आप अम्ल और क्षार सिद्धांत अप्लाई इजीली कर सकते हो। मैंने कहा वैसे कि प्रकृति या सीजन भी अम्ल धर्मी क्षार धर्मी होते हैं, जैसे कि रेनी सीजन अम्ल धर्मी होता है तो समर सीजन जो होता है वो क्षार धर्मी होता है। तो बाहर निसर्ग और शरीर मतलब लोक पुरुष साम्य, यहाँ भी अम्ल और क्षार, शरीर में भी अम्ल और क्षार। तो अम्ल और क्षार सिद्धांत से आपको आपका शरीर बना है, पचन व्यापार से आपकी शरीर की स्थिति अवस्था बनी रहती है और उसका लय भी होगा तो अम्ल क्षार सिद्धांत से ही होगा। तो इसी तरह अम्ल क्षार सिद्धांत आपको व्याधि निर्मिति से लेके व्याधि की चिकित्सा तक और औषध निर्माण से लेके प्रकृति परीक्षण तक हर जगह आपको अम्ल क्षार सिद्धांत का प्रयोग करना या फिर अम्ल क्षार सिद्धांत आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि जितना भी इंट्रोडक्टरी लेक्चर मुझे देना था 1.5 घंटा हो गया है ऑलरेडी, तो जितना मुझे अम्ल और क्षार सिद्धांत के बारे में इंट्रोडक्शन देना था मैंने दिया है। रत्न वैद्यराज आत्माराम वामन दातार शास्त्री जी का मैं शिष्य वैद्य शैलेश माली, यही जो व्याख्यान का पहला पुष्प है मैं मेरे गुरु जी के चरणों में अर्पित करता हूँ और मैं मेरा व्याख्यान यहीं पे रुकवाता हूँ। धन्यवाद। कुलकर्णी सर। हाँ धन्यवाद सर। सर अभी हमारे पास 20 मिनट समय है, तो 1-2 सवाल ले सकते हैं क्या? हाँ जी, जिसको भी क्वेरीज है एक 10 मिनट ले सकते हैं, क्योंकि 10 मिनट के बाद मुझे थोड़ा बाहर काम है आज। तो ठीक सर, ठीक सर। 10 मिनट अभी मतलब कितने बजे हैं? 12:36 है, पाउंड बजे 12:45 तक ले सकते। ओके सर। एक सवाल ऐसा है सर कि खालित्य और पालित्य में अम्ल क्षार प्रकृति का विचार कैसे करें और उसमें कौन सी दवाई का निर्धारण करें? अम्ल और क्षार सिद्धांत सभी अप्लाई कर सकते हैं। खालित्य और पालित्य ये दोनों चीजें क्षार धर्म की विकृत वृद्धि से ही होते हैं। पालित्य तो आपको पता है, पालित्य शब्द में पचन है। पचन से क्या होता है, जब जैसे कि ज्यादा पचन होने से बाल सफेद होने लगते हैं, ठीक है। जैसे कि समझो एक वृक्ष की टहनी है, उसको हमने जला दिया तो पहले उस जलने के बाद उसका कोयला बन जाएगा, वो जो काला होता है। हम कोयले को फिर जला दिए तो उससे जो ऐश बनती है वो सफेद होती है। उसी तरह अगर पचन क्षार धर्म ज्यादा हो जाए तो अपने बालों का जो कलर है वो काले से सफेद हो जाता है। तो क्षार धर्म की अत्यंतिक वृद्धि से ही पालित्य होता है। और खालित्य मैंने अभी हिस्टेक्टोमी के जब भी मैंने टॉपिक लिया था हिस्टेक्टोमी का, जैसे कि गर्भाशय निर्हरण होता है तो उससे शरीर की पृथ्वी निकल जाती है और पृथ्वी का कंट्रोल तेज वायु आकाश पे होता है। शरीर के तेज वायु आकाश, तेज पर का अगर पृथ्वी का कंट्रोल निकल गया तो तेज महाभूतों के गुणों की विकृत वृद्धि होती है और वो विकृत वृद्धि खालित्य और पालित्य इन दोनों चीजों को
तैयार करती है। इसीलिए अगर जिस स्त्री की समय से पहले हिस्टेक्टॉमी हो गई है, उनमें भी खालित्य और पालित्य दोनों लक्षण दिखते हैं। तो जहां भी आपको खालित्य पालित्य दिखाई देगा यंग एज में, तो वहां पे विकृत क्षारधर्मी उष्णता बढ़ी होती है। और तो सबसे पहले यह देखना है कि अगर हिस्टेक्टॉमी से खालित्य पालित्य है, तो वहां की पृथ्वी की आपूर्ति करना जरूरी होती है। अगर यंग एज के अगर लड़का या लड़की है, समझो 18 साल का लड़का है या लड़की है, उसमें खालित्य पालित्य है, तो वहां पे आपको सिर्फ विकृत क्षार धर्म कहां से बढ़ा है ये देखना है। कि आइदर खाने पीने की चीजों में क्षार धर्म बढ़ा होता है, या फिर कहीं पे गोवर कांजिनिया, जिसको हम मीजल्स, चिकन पॉक्स, कामला बोलते हैं, वहां कहीं ना कहीं क्षार धर्म बढ़ा होता है। तो वहां पे उष्णता की चिकित्सा, क्षारधर्मी उष्णता की चिकित्सा करनी थी अम्लधर्मी द्रव्यों से। जैसे कि मैंने कहा कि द्रव्य कौन से भी आप चूज कर सकते हो, लेकिन अम्लधर्मी होनी चाहिए, जिसमें आप महाभूतों की वृद्धि हो, जो दीपन हो। जैसे कि परिपाठादि कषाय है, कुमारी रसव है, या फिर रजनी हो गए, प्रवाह पिष्टी है, या फिर गोक्षुरादि गुगुल है, ये सारे द्रव्य अम्लधर्मी होते हैं। इन द्रव्यों का आप मतलब थोड़ा बहुत आपको विचार करना पड़ेगा कि सुयोग्य द्रव्य कौन से होते हैं। तो खालित्य और पालित्य आप यही याद रखिएगा कि खालित्य और पालित्य ये दोनों व्याधियां क्षारधर्मी व्याधियां हैं, और यहाँ पे आपको चिकित्सा करने के लिए अम्लधर्मी द्रव्यों का प्रयोग करना, बस। वनस्पतियों का अम्ल धर्म और क्षार धर्म कैसे निर्धारित किया जाता है? मैंने अभी कहा कि आपने अगर लेक्चर ठीक से सुना होता तो जिन्होंने भी एक क्वेश्चन पूछा है उनको एक क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि जिस द्रव्य में दीपन कर्म होता है वो द्रव्य अम्लधर्मी होते हैं, और जिन द्रव्यों में पाचन धर्म दिखाई देता है वो क्षार धर्मी द्रव्य है। जैसे मैंने कहा कि उदाहरण स्वरूप रसों पाचन है, तो वो क्षार धर्मी द्रव्य है, ठीक है। और जैसे मैंने कहा प्रवाह है, या फिर अम्लधर्मी द्रव्य का सबसे अच्छा उदाहरण है गोक्षुर है, या फिर जो भी क्या कहते हैं उसको, अमृता है, गुलवेल। तो ये जिसमें भी आप महाभूतों के गुणों की वृद्धि होती है, या फिर जितने भी मधुर मधुर शीत द्रव्य है, ये सारे अम्लधर्मी होते हैं। तो जिनमें दीपन धर्म है वो सारे द्रव्य अम्लधर्मी होते हैं। कि जैसे नींबू सोरस का भी हमने कि ये खट्टा है इसीलिए अम्लधर्मी नहीं है, ये दीपन है इसीलिए ये अम्लधर्मी है। अभी मैंने शुंठी का जिक्र किया, शुंठी क्षारधर्मी है, लेकिन आप अगर दूसरा द्रव्य देखोगे कि अदरक जो है वो दीपन पाचन होता है, तो अग्नि दीपन के लिए हम लोग अदरक का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ अम्ल आप महाभूतों के गुणों की वृद्धि होती है, वहां पे अम्ल धर्म प्रभाव से दिखता है। तो जितने भी आप महाभूत प्रधान द्रव्य होते हैं, जैसे कि उशीर है, तो उशीर ये उत्तम अम्लधर्मी द्रव्य है, ठीक है सर। ओके, धन्यवाद सर। सवाल और भी है, लेकिन आज रुकते हैं। अगले सेशन में बचे हुए सवाल और कुछ एडिशन करेंगे। आदरणीय माली सर का फिर से आयुर्वेद अध्ययन वर्ग नांदेड़ की ओर से धन्यवाद, और उपस्थित वैद्य वर्ग और विद्यार्थी मित्रों का भी आभार। अगली बार जब सर का सेशन आयोजित होगा तो उसका नोटिफिकेशन अपने व्हाट्सएप ग्रुप से सबको दिया जाएगा। फिर से सबका आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सर। टेस्ट पे
नहीं सका ना, ऑफ करो।